हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो था हेरिडिटी चैप्टर, उसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हेरिडिटी ही चैप्टर, उसका पार्ट सेकेंड। और आज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर लिया जाए। ठीक है, देखिए बाबू, जो डिस्कशन हुआ था वो कहाँ तक हुआ था। तो मैंने क्रोमेटिन के बारे में बता दिया था, क्रोमोसोम के बारे में बता दिया था, डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल के बारे में बता दिया था मेरे बाबू। ठीक है, माइटोसिस म्यूसिस क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है बाबू लोग, गैमिट क्या होता है, सेक्स सेल क्या होता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट यानी स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, ये सब मैंने डिस्कस किया था। और ये गैमिट कहाँ बनते हैं इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था बाबू। ठीक है, एक बार मैं फिर से मियोसिस को सेलेक्ट करते हुए आगे मैं बढ़ूंगा और आप लोग को ये सिखाऊंगा कि कैसे गैमिट बनाया जाता है। ठीक है, जरा देखिएगा। देखिए बाबू, जैसे मैंने बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है बाबू। मैंने बताया था आप लोग के ऊपर कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं बाबू, जीन होता है। क्या होता है बाबू, जीन होता है। बिल्कुल, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जैसे ये डिप्लॉयड सेल है, ये रहा बाबू डिप्लॉयड सेल। बताइए मेरा बाबू, इसमें कितने क्रोमोसोम, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यस, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे बाबू। क्या इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को शो कर पाना आसान है? नहीं मेरा। तो मैं एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेलेक्ट कर कर उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दिस इज अ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बताइए बाबू, ये वाली जो पेयर, ये वाला जो पेयर में ये वाली जो क्रोमोसोम है, ये फादर से आया है और ये वाली मदर से आया है। खैर, ये डिप्लॉयड सेल है बाबू। ये डिप्लॉयड सेल हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हो सकता है, या मेरे बाबू जो है वो फ्लावर के अंदर भी हो सकता है बाबू। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझिए कि जो डिप्लॉयड सेल है, वो डिप्लॉयड सेल जब मियोसिस करेगी तो कैसे गैमेट बनेगा। तो जरा देखिए बाबू, ये बताइए कि इस क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है, मान लेते हैं बाबू हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन है बाबू। ठीक है, तो ये लीजिए बाबू, हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन बाबू, ये डोमिनेंट जीन है और ये रेसेसिव जीन है। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था मेरा बाबू, डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन, या डोमिनेंट एलील या रेसेसिव एलील, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। आप प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा मेरा बाबू। नो डाउट बाबू कि जब डिप्लॉयड सेल ये मियोसिस स्टार्ट करेगा, ये है क्या बाबू, एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ ये डिप्लॉयड मदर सेल है बाबू। क्या है? डिप्लॉयड मदर सेल। जब ये डिप्लॉयड मदर सेल मियोसिस स्टार्ट करेगी तो आप जानते हैं बाबू कि जो क्रोमोसोम बनता है वो क्या होता है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बनता है। ऐसा नहीं होता है मेरा बाबू कि पहले क्रोमोसोम पेयर में आकर डुप्लीकेट बनाते हैं। नहीं मेरा बाबू, मैंने बताया था कि जब सेल डिवीजन का जब डिसीजन ले लेता है तो उसी समय डीएनए डुप्लीकेट होता है। और दोनों जो डुप्लीकेटेड डीएनए हैं जब साथ साथ कंडेंस करते हैं तो दो क्रोमेटिन बनता है, और दोनों क्रोमेटिन जब साथ साथ कंडेंस होते हैं तो इस तरह से 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का अगर आप 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम पेयर में अरेंज हो जाते हैं, और इस तरह से 23 पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है बाबू। ठीक है, तो नो डाउट मेरा बाबू कि इन दोनों आर्म को, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इन दोनों आर्म को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं मेरा बाबू। तो नो डाउट कि इस आर्म का डुप्लीकेटेड ये आर्म है, तो नो डाउट कि इस आर्म पर भी क्या होगा, हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन होगा मेरा बाबू लोग। और इस आर्म का डुप्लीकेटेड कौन है, ये है बाबू। तो नो डाउट कि इस आर्म पर भी, क्योंकि ये और ये दोनों आर्म क्या है, आइडेंटिकल है, तो जब इसका डुप्लीकेशन होगा मेरे बाबू, तो आप बताइए कि इस पर भी कैसा जीन होगा, रेसेसिव एलील होगा, यानी हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली एलील होगी बाबू। ये आप जानते हैं टॉल हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल, टॉल हाइट ट्रेट को कंट्रोल करने वाली एलील है, और ये एलील डार्क ट्रेट को कंट्रोल करने वाली एलील है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बाबू कैरेक्टर ट्रेट के बीच डिफरेंस बताया था। ठीक है, कैरेक्टर क्या है मेरा बाबू, तो ऑर्गेनिज्म की दिखाई देने वाली जो फीचर है उन फीचर्स को क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। ये फीचर इंटरनल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है बाबू लोग, ठीक। अच्छा, कैरेक्टर के अलग अलग जो फॉर्म है उन्हीं फॉर्म को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं बाबू। और कैरेक्टर के अलग अलग जो फॉर्म है उसी को क्या कहते हैं, ट्रेट। मैंने एक्सप्लेन किया था बाबू, हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो फॉर्म आपने देखा था, एक टॉल हाइट एक डार्क हाइट। तो बाबू एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को, एक ही कैरेक्टर के अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। और दोनों रूपों को कंट्रोल करने के लिए जीन के भी दो रूप थे,
और जीन के दो रूपों को क्या कहते हैं बाबू? एलील कहते हैं, जो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है कि बाबू, डिफरेंस ये होता है कि ये कैरेक्टर हाइट, ये जो एलील है ये हाइटी कैरेक्टर के टाल वाले रूप को कंट्रोल करेगी, और ये जो एलील है बाबू वो हाइटी कैरेक्टर के डाल वाले रूप को कंट्रोल करेगी। मैंने बकायदा इसके बारे में डिटेल आप लोगों को डिस्क्राइब किया था बाबू। अब ये डिप्लॉयड मदर सेल है मेरे बाबू लोग, क्या बताइए? मियोसिस फर्स्ट होगा बाबू, क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में हम लोग जानते हैं बाबू कि मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताया था कि जैसे 23 दूल्हे और 23 दुल्हन का जोड़ा है मेरे बाबू, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि 23 दूल्हे इधर, 23 दुल्हन इस सेल में मेरे बाबू। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मियोसिस फर्स्ट में जो ये पेयर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है इनकी क्या होती है? अनपेयरिंग होती है। क्या होती है बाबू? अनपेयरिंग होगी। तो नो डाउट जब अनपेयरिंग होगी तो यहां से बाबू दो सेल बनेगा, बिल्कुल दो सेल बनेगा बाबू। एक सेल में ये वाली पेयर्ड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जाएगी बाबू, और दूसरे सेल में बाबू ये वाली पेयर्ड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जाएगी। यस मेरे बाबू, ठीक है मेरे बाबू। अब नो डाउट मेरे बाबू कि यहाँ पर ये जो है डिप्लॉयड सेल है, ये क्या है बाबू? डिप्लॉयड सेल है। बताइए बाबू ये क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया बाबू। बताइए बाबू, मैंने मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिप्लॉयड सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बाबू, कि उसमें दो सेट होंगे क्रोमोसोम के। तो बाबू ये दो सेट है क्रोमोसोम के, और हैप्लॉयड सेल में बाबू क्रोमोसोम की केवल एक ही सेट होगी। ठीक है, तो बताइए बाबू डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, तो सर क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं मेरे बाबू, अभी क्रोमोसोम हैप्लॉयड, देखिए सेल तो हैप्लॉयड हो गई है, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो अभी भी क्या है? डुप्लीकेटेड है। तो डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए मियोसिस सेकेंड होगा बाबू, और मियोसिस सेकेंड जो है बाबू वो एकदम आइडेंटिकल होगा माइटोसिस की तरह। ये है मियोसिस सेकेंड बाबू। और जाहिर सी बात है मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है बाबू, कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर से क्या कर जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं बाबू। तो नो डाउट मेरा बाबू कि जब मियोसिस सेकेंड होगा तो ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ये अपने सेंट्रोमियर से क्या कर जाएंगे? स्प्लिट कर जाएंगे। तो इस तरह से बाबू दो सेल बनेगा बाबू। बताइए इस सेल में भी मेरा बाबू ये वाला, और इस सेल में बाबू, ठीक है देखते रहिए मेरा बाबू। यहाँ भी बाबू जो है वो मियोसिस सेकेंड इस सेल में भी होगा, नो डाउट इससे भी क्या बनेंगे? दो सेल बनेंगे बाबू। ये वाली जो क्रोमोसोम है और ये वाली जो क्रोमोसोम है। ठीक है बाबू लोग, अब आप बताइए बाबू, फाइनली मियोसिस जब कंप्लीट हुआ तो फाइनली क्या चार डिप्लॉयड सेल बने? यस बाबू, जब मियोसिस कंप्लीट हुआ तो डिप्लॉयड मदर सेल से फाइनली चार डॉटर सेल बने, और यही चार डॉटर सेल बताइए हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है बाबू? हैप्लॉयड है, बिल्कुल हैप्लॉयड है। यही चार डॉटर सेल क्या है? सेक्स सेल है मेरे बाबू, गैमिट है। क्या है? गैमिट है मेरे बाबू। क्या मैं इस गैमिट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं? यस बाबू, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत बाबू? क्रोमोसोम को नहीं बनाया जा रहा है, बस इस हैप्लॉयड सेल के अंदर जो जीन है बस उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में बाबू क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? यस मेरे बाबू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है मेरे बाबू, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाबू, और इसी को मेरे बाबू ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप बताइए मेरे बाबू यहां से क्या समझ में आया? ये जो डिप्लॉयड मदर सेल थी, ये डिप्लॉयड मदर सेल क्या था? इस डिप्लॉयड मदर सेल की जो जीनोटाइप थी, यानी जो जीन का अरेंजमेंट था बाबू, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट इज जीनोटाइप। जीन के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं बाबू। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक डिप्लॉयड सेल के अंदर या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन का अरेंजमेंट होता है, उसी जीन के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं मेरे बाबू। समझ में आ रहा है? जिसमें से ये वाले टाइप का जो जीन है वो फादर से आएगा, तो ये वाले टाइप का जीन मदर से आएगा मेरे बाबू। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर मेरे पास ये डिप्लॉयड मदर सेल दे दे और कहे कि भाई साहब टाइप्स ऑफ गैमेट बनाइए, तो बाबू ये तो हमें पता है कि जब भी मियोसिस होगा तो बाबू चार टोटल नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? चार बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बाबू? अब आपको बकायदा पता होगा कौन कौन से बनेंगे। ये बनेंगे बाबू, बताइए टोटल नंबर ऑफ गैमेट चार, टाइप्स ऑफ गैमेट दो, टाइप्स ऑफ गैमेट दो, टाइप्स ऑफ गैमेट बाबू दो। क्या दो प्रकार के गैमेट बने हैं? तो अब ये वाली जो प्रकार की गैमेट है इसके पास हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली
हाइट कैरेक्टर की कंट्रोल करने वाली जो टाल वाली रूप है, यानी जो टाल ट्रेट है, उसको कंट्रोल करने वाली इसके पास एलील है। और ये वाली जो गैमिट है मेरे बाबू, इसके पास हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल, हाइट ही कैरेक्टर की डार्फ वाली रूप को कंट्रोल करने वाली एलील है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा ये बताइए, क्या जो रिजल्ट इस गैमिट से मिलेगा, क्या वो रिजल्ट इस गैमिट से भी मिलेगा? नहीं बाबू, इस गैमिट से अलग रिजल्ट मिलेगा, इस गैमिट से अलग रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बाबू ये गैमिट और ये गैमिट से सेम रिजल्ट मिलेगा। तो बाबू हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ते हैं या हेरिडिटी पढ़ते हैं और जब क्रॉसिंग कराते हैं, तो इस क्रॉसिंग प्रक्रिया में हम लोग टोटल नंबर ऑफ गैमिट को नहीं बनाते हैं, बल्कि टाइप्स ऑफ गैमिट को बनाते हैं, ताकि बाबू हमें जितने भी टाइप्स के रिजल्ट है वो मिल सके। क्योंकि बाबू इसको बनाना मतलब कि चारों को एक साथ बनाकर क्रॉसिंग कराना ये बेवकूफी होगा, टीडीएस प्रोसेस होगा, यानी कि मेरा बाबू टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्योंकि बाबू जो रिजल्ट इससे मिलेगा वही रिजल्ट इससे मिलेगा। इस वजह से बाबू हमें टाइप्स ऑफ हमें टाइप्स ऑफ रिजल्ट पे ध्यान देना होता है, और टाइप्स ऑफ रिजल्ट डिसाइड होगा टाइप्स ऑफ गैमिट से बाबू। ठीक है? अच्छा, क्या आप लोगों ने इसको बनाना सीखा मेरा बाबू? ठीक है, अब जरा देखिएगा। अब मेरे पास मान लेते हैं बाबू ये डिप्लॉयड सेल है, इसका जीनोटाइप ये है, यानी कि हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन का जो अरेंजमेंट है वो ये है मेरा बाबू। क्या बना लेंगे आप लोग? यस मेरा बाबू, बहुत आसान है बाबू। टोटल नंबर ऑफ गैमेट कितना बनेगा? वो 4 तरह का गैमेट बनेगा कि नहीं मेरा बाबू? बताइए बाबू, टाइप्स ऑफ गैमेट कितना बना? एक। तो बताइए मेरा बाबू, यहां से अगर मुझे गैमेट बनाना होगा तो टाइप्स ऑफ गैमेट कितना? एक। और इसको समझ लीजिए मेरा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए समझिए मेरा बाबू। बताइए बाबू, ये है, इसी को आप ऐसे बना सकते हैं बाबू। यस बाबू, मियोसिस फर्स्ट हुआ मेरा बाबू, क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा बाबू, नेक्स्ट उसके बाद बाबू क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। बताइए बाबू, टोटल नंबर ऑफ गैमेट 4, टाइप्स ऑफ गैमेट 1। क्लियर है मेरे बाबू लोग? अच्छा, अब आइए, अगर ये जीनोटाइप है, यानी कि हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन की अगर ये अरेंजमेंट है, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो एलील का अरेंजमेंट होता है, जो जीन का अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जब अपने आप को परफॉर्म करती है, जब वो जीन का अरेंजमेंट अपने आप को एक्सप्रेस करती है, परफॉर्म करती है, तो परफॉर्मेंस के बाद जो फीचर दिखता है, उसी फीचर को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बकायदा डिटेल बात की थी, हालांकि जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें फिनोटाइप और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जरा देखिए मेरा बाबू, इसका भी बाबू बताइए कितने टाइप्स का गैमेट बनेगा? एक ही टाइप्स का गैमेट बनेगा, एंड दैट इज दिस। टोटल नंबर गैमेट 4, टाइप्स ऑफ गैमेट 1। अच्छा बाबू, टोटल नंबर ऑफ गैमेट 4 बनेगा, तो बताइए बाबू, जो रिजल्ट इससे मिलेगा वही इससे मिलेगा, वही इससे। तो बाबू याद रखिएगा, जब भी हम लोग मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, इस क्रॉसिंग प्रक्रिया में केवल हमें टाइप्स ऑफ गैमेट पे ही ध्यान देना है, टोटल नंबर ऑफ गैमेट पे ध्यान नहीं देना है बाबू, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ गैमेट से टाइप्स ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, क्या ये बात समझ में आ रहा है? बनाने की जरूरत है नहीं मेरा बाबू? तो इस तरह से आप लोग बाबू, इस चीज में आप जो है वो, मुझे उम्मीद है कि आपके पास अगर इस तरह का गैमेट आएगा, सॉरी इस तरह का अगर डिप्लॉयड मदर सेल होगी जिसकी जीनोटाइप ये होगी, तो मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि आप इससे टाइप्स ऑफ गैमेट बना लेंगे। बताइए बाबू, कितने टाइप्स के गैमेट? 2 तरह के गैमेट। बताइए बाबू, इससे कितने टाइप्स के गैमेट? 1 तरह का। इससे कितने तरह का गैमेट? 1 टाइप का। कोई दिक्कत मेरे बाबू लोग, बना लेंगे। ठीक है मेरे बाबू। अच्छा आप बताइए मेरे बाबू, कितने टाइप्स का गैमेट? 1 तरह का मेरे बाबू। बाबू मैंने बताया था कि जीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एबीसीडी के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अल्फाबेट है क्या बाबू? ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोजोम पर होते हैं। बाबू क्या बार बार, क्या ये बेवकूफी नहीं होगा बाबू कि बार बार क्रोमोजोम बनाया जाए और ऐसे सेल ड्रॉ किया जाए? बाबू टाइम कंज्यूमिंग भी है और स्पेस ऑक्युपाइंग प्रोसेस है। इसीलिए बाबू शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है कि भैया ये जो अगर ये जीनोटाइप है तो इससे कितने तरह का गैमेट बनेगा? 1 तरह का गैमेट बनेगा। जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए
बना लेंगे बाबू लोग, कोई दिक्कत। चलिए बताइए बाबू, यहाँ से कितने तरह से, यहाँ से कितने तरह का गैमेट, अगर जीनोटाइप ये है तो कितने टाइप्स का गैमेट बाबू, दो टाइप्स का गैमेट बाबू। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग बना लिए बाबू? यस। चलिए बाबू, आप जरा देखिएगा, आप जरा देखिए बाबू, आगे हम लोग अब चैप्टर में एंट्री करते हैं। मैंने बाबू जीनोटाइप बता दिया था आप लोग को, डोमिनेंट होमोजाइगस, रिसेसिव होमोजाइगस, ये सब मैंने डिस्कशन कर दिया था, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, जरा देखिएगा बाबू, ये एक डिप्लॉयड मदर सेल है, या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। बताइए बाबू, इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल डी कैपिटल डी। इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जीनोटाइप क्या है मेरा बाबू? स्मॉल टी स्मॉल टी। बाबू ये भी हाइट ही कैरेक्टर, बाबू ये भी हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और ये भी हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। बस फर्क ये है कि ये हाइट कैरेक्टर के टाल वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है और ये हाइट कैरेक्टर के डार्क वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है बाबू? क्योंकि कैरेक्टर दोनों सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए दोनों एलील को सेम एबीसी, सेम अल्फाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये उसी कैरेक्टर के टाल वाले रूप को और ये उसी कैरेक्टर के डार्क वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए बाबू अल्फाबेट का जो कैपिटल वाला रूप है उससे उस एलील को रिप्रेजेंट किया गया है जो टाल वाले रूप को कंट्रोल करे, और अल्फाबेट का जो स्मॉल वाला लेटर है उससे उस एलील को रिप्रेजेंट किया गया है जो हाइट ही कैरेक्टर का डार्क वाले रूप को कंट्रोल करे। ठीक है, ठीक है। देखियो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाबू, बाबू ग्रीगर जॉर्ज मेंडल, बाबू जिसे जीजे मेंडल कहते हैं मेरा बाबू, ये मेरा बाबू, ये साइंटिस्ट नहीं था बाबू, ये पादरी था। पादरी किसे कहते हैं मेरा बाबू? चर्च के जो पुजारी होते हैं उन्हें पादरी कहते हैं मेरा बाबू। ठीक है, फादर था बाबू। ठीक है, अब चूंकि पूजा पाठ होने के बाद ये मेरे बाबू अपना जो इसका जो घर था या जो कुछ भी इसको कंपार्टमेंट मिला था इसको, तो वहां पर ये अब रहता था। और घर के आगे जो है वो इस मतलब जहां पर ये रहता था वहां पर इसके पास जो है वो एक अच्छी खासी फील्ड थी। वहां पर ये जो है वो बैठे बैठे क्या करे भाई, उस जमाने में ये सन जो है 1857 से 1863 की बात है बाबू। बैठे बैठे क्या करे, मोबाइल चलाए बाबू, पबजी खेले बाबू, यही करे बैठे बैठे। क्या उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी थी बाबू? नहीं। तो बाबू बैठे बैठे क्या करे बाबू, दिन भर खाली वक्त तो गुजारेगा नहीं बाबू, कुछ तो करेगा वो। तो बैठे बैठे देखा कि यार मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां पे वैसे ही अच्छा खासा जगह उसी तरह पड़ा हुआ है, बैठे बैठे कुछ किया जाए। तो इसने बाबू पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, क्योंकि इजिली अवेलेबल होती है गार्डन पी प्लांट, जो छेनी वगैरह हम लोग खाते हैं बाबू, गार्डन पी प्लांट इजिली अवेलेबल होती है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है बाबू? पाइसम सटाइवम। क्या है बाबू लोग? पाइसम सटाइवम। भाई चूंकि इजिली अवेलेबल होता है, यस, पी प्लांट जो है वो इजिली अवेलेबल होता है बराबर, जिसे गार्डन पी कहते हैं, पाइसम सटाइवम। इसने भाई साहब सेलेक्ट कर लिया, दिमाग काम किया होगा यार, बैठे बैठे क्या करें, गार्डन पी प्लांट जो है उसको सेलेक्ट कर लिया, पाइसम सटाइवम को। तो लगा उसको एक्सपेरिमेंट करने बाबू। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कितने सालों तक किया? 1857 से 1863 तक। बताइए मेरे बाबू, लगभग 6-7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। और जो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट पढ़ते हैं, वो रिजल्ट बाबू 6-7 साल के मेहनत का नतीजा है। समझ रहे हैं बात को? साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग से काफी तेज होते हैं, नहीं बाबू, हम ही लोग जैसा उनका दिमाग होता है। बस उन्हें उनके पास ऐसी क्या चीज होती है जो उन्हें साइंटिस्ट बना देता है? उनके पास धैर्य होता है और लगातार श्रम होता है। धैर्य यानी कि जो पेशेंस है और लगातार श्रम, यही इंसान को साइंटिस्ट बनाता है, और कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिमाग से एकदम तेज होते हैं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, तो गार्डन पी प्लांट, इस पर इसने एक्सपेरिमेंट किया बाबू। ठीक है, अरे बाबू हार्ड वर्क, मेहनत। ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आया बाबू कि ग्रीगर जॉर्ज मेंडल को क्या कहते हैं बाबू? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं बाबू। आप ऐसे समझ सकते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं बाबू। जेनेटिक्स क्या है मेरे बाबू? तो जेनेटिक्स है क्या? कुछ नहीं मेरे बाबू,
हेरिडिटी, हेरिडिटी मैंने बताया था क्या है, या इनहेरिटेंस बताया था मेरे बाबू, कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस और या हेरिडिटी कहते हैं बाबू। तो मैंने बताया था कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इसी को क्या कहते हैं बाबू, इनहेरिटेंस कहते हैं बाबू। हमारे अंदर जो कुछ भी कैरेक्टर आया हुआ है वो किस कहां से आया बाबू, पेरेंट्स से आया हुआ है बाबू। तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और आप लोगों के 10th लेवल पर इनहेरिटेंस को हेरिडिटी कहते हैं। हालांकि इनहेरिटेंस हेरिडिटी में थोड़ा बहुत फर्क है बाबू, लेकिन आप इतना जानिए कि इनहेरिटेंस का ही दूसरा नाम हेरिडिटी है बाबू, ठीक है। और हेरिडिटी की स्टडी करना, हेरिडिटी की स्टडी करना, इनहेरिटेंस का स्टडी करना, कि यार ये जो पेरेंट्स प्रोजेनी में जो खूबियां आई हैं वो कैसे आई हैं, कौन लेकर आया है, यार पेरेंट्स प्रोजेनी में ऑफ स्प्रिंग में जो वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इन सब की स्टडी करना, इसी ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जेनेटिक्स। तो ये पूरा जो स्टडी है मेरे बाबू, कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैसे खूबियां जाती हैं, कैसे कैरेक्टर्स जाते हैं, कौन ऐसे जो है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में खूबियों को ले जाते हैं, कैरेक्टर्स को ले जाते हैं, उन सब की स्टडी किसने की थी बाबू, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल ने। और इन्हीं सब की स्टडी करना साइंस के इस ब्रांच को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं बाबू। यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बाबू, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल है बाबू, ठीक है। जो कि 1857 से 1863 के बीच काम किया था मेरा बाबू। और किस प्लांट पर काम किया था, गार्डन पी प्लांट पे काम किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो उम्मीद है मेरा बाबू की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका उसका साइंटिफिक नाम आपको याद हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। और बाबू फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल को बाबू कहते हैं, ठीक है। आइए बाबू थोड़ा सा बाबू प्लांट के बारे में जान लेते हैं और उसकी कुछ खूबियों के बारे में जान लेते हैं बाबू। जरा देखिएगा बाबू, जैसे अगर ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल की बात करें, तो बाबू ह्यूमन मेल में जो है वो टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है बाबू, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है बाबू, टेस्टिस है। और ये क्या है, स्क्रोटम है या स्क्रोटल पाउच है बाबू। इसके अंदर टेस्टिस मौजूद होता है मेरे बाबू। और ये टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है बाबू, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर होता क्या है, डिप्लॉयड मदर सेल जब मियोसिस करती है तो हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। तो बाबू मियोसिस के थ्रू गैमिट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। उसी तरह से बाबू फीमेल के अंदर अगर बात किया जाए तो फीमेल के अंदर क्या है मेरे बाबू, फीमेल के अंदर ये जो ओवरी है मेरा बाबू, ये ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है बाबू, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इस ओवरी के अंदर होता क्या है बाबू, तो डिप्लॉयड मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे एग सेल कहते हैं या ओवम कहते हैं बाबू, ठीक है। और बाबू फीमेल की जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14वां दिन ये मेरा बाबू एक सेल जो है वो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाता है, और यहीं पे एक सेल जो फेलोपियन ट्यूब में ही एक सेल वेट करती है बाबू, किसका, स्पर्म का। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच तो सीमन डिस्चार्ज होता है बाबू, उसी सीमन में स्पर्म होते हैं। और ये स्पर्म वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूटेरस से होते हुए फाइनली जाते हैं मेरे बाबू, और जाकर इसे क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। यानी दोनों गैमेट्स के बीच फ्यूजन हो जाता है, और मेल और फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन हो जाना, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं बाबू। यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बाबू, ठीक है। उसके बाद बाबू यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और फर्दर जब जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस मैंने पढ़ाया है बाबू आप लोग को। माइटोसिस में क्या होगा कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे, और दोनों डॉटर सेल आइडेंटिकल होंगे, और दोनों डॉटर सेल पेरेंट से भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यानी दोनों डॉटर सेल खुद आपस में भी आइडेंटिकल होंगे और पेरेंट से भी आइडेंटिकल होंगे बाबू, ठीक है। तो इस तरह से मेरे बाबू ये जो जाइगोट है जब ये डिवाइड करता जाएगा तो इस तरह से एम्ब्रियो बनेगा। फिर ये फाइनली एम्ब्रियो जाकर यूटेरस की दीवारों में एम्बेडेड हो जाएगा, धस जाएगा। एम्ब्रियो का यूटेरस की दीवार में जाकर धस जाना, एम्बेडेड हो जाना, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये क्लास 10th में है मेरे बाबू, आप लोग के रिप्रोडक्शन चैप्टर में इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन बाबू, तो एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है बाबू, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद। यानी बाबू आज अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है
तो फीमेल के बॉडी के अंदर 7 दिन बाद ये एम्ब्रियो जाके एंडोमेट्रियम में घुस जाएगा बाबू, यानी इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और जब ये जाकर इम्प्लांट हो जाएगा तो उसके बाद माँ के यूटेरस से बच्चे को खून की सप्लाई धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मेरा बाबू इसके अंदर एमनियोटिक सैक बनता है और इस तरह से ये बच्चा मेरा बाबू धीरे धीरे विकसित होने लगता है और यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से बच्चा जो है वो 9 महीने तक विकसित होता रहता है मेरे बाबू। ठीक है, तो ये एनिमल के बारे में आप लोग जान रहे हैं। थोड़ा सा आप प्लांट के बारे में जानिए बाबू। जिस तरह से बाबू ह्यूमन के अंदर जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, टेस्टिस और ओवरी है, उसी तरह से बाबू प्लांट के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बाबू, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन छोड़िए, सेक्स ऑर्गन क्या है बाबू। तो प्लांट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो फ्लावर है बाबू। क्या है बाबू, प्लांट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है बाबू, फ्लावर है। फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव साइट ऑफ द प्लांट। फ्लावर वो जगह है, वो साइट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बाबू, थोड़ा समझिएगा बाबू इस फ्लावर को, जरा देखिए हमारा बाबू, जरा देखिएगा बाबू। जरा देखिएगा, ये फ्लावर है मेरा बाबू। फ्लावर में 4 ऑर्गन होते हैं, 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं और 2 एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं बाबू। 2 एक्सेसरी ऑर्गन है, ये पेटल है बाबू जो खुशबूदार होता है और मेरा बाबू अट्रैक्टिव होता है, और ये सेपल है जो ग्रीन लीफ लाइक होता है बाबू। और फ्लावर को बर्ड कंडीशन में, जब फ्लावर कली के फॉर्म में होता है, बर्ड कंडीशन में होता है, तो उस समय ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये मेरा बाबू जो पेटल है वो सेंटेड होता है, यानी खुशबूदार होता है, जो पॉलिनेटर्स को यानी इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचने का काम करता है ताकि पॉलिनेशन हो जाए, ताकि पोलन ग्रेन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंच जाए मेरे बाबू। ये क्या है मेरे बाबू, फीमेल सेक्स ऑर्गन है बाबू। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं बाबू, कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कार्पल कहते हैं। और इसका ये पूरा का पूरा क्या है बाबू, ये पूरा का पूरा कार्पल है बाबू। कार्पल के 3 पार्ट है। ऊपर वाला जो अपर पार्ट है, जो फ्लैट है, जहां पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है, इस पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं मेरे बाबू। ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो लॉन्ग होता है, जो पोलन ट्यूब को कैरी करता है, इसे स्टाइल कहते हैं। और ये जो थैले की तरह जो है मेरे बाबू, यानी कि जो स्वलन बल्ज टाइप का जो पार्ट है, इसे ओवरी कहते हैं मेरे बाबू। ओवरी के अंदर बाबू क्या होता है, ओवरी के अंदर बाबू क्या होता है, ओवुल होता है। क्या होता है बाबू, ओवुल होता है। और ओवुल के अंदर ही क्या बनता है बाबू, फीमेल गैमिट बनती है। क्या बनती है, फीमेल गैमिट। एक्चुअल में बाबू ओवुल के अंदर फीमेल गैमिटोसाइट बनता है, सॉरी फीमेल गैमिटोफाइट बनता है। ओवुल के अंदर फीमेल गैमिटोफाइट बनता है और फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर फीमेल गैमिट होती है। लेकिन आप अपने लेवल पर बस इतना समझिए बाबू, आप अपने लेवल पर बस इतना समझिए कि ओवुल के अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमिट। क्या बनता है बाबू, फीमेल गैमिट। इससे ज्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th लेवल तक। अब ओवुल के अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमेट। ओवुल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट। तो दिस इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज नोन एज कार्पल। एंड इन द पार्ट ऑफ एंड इन ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है बाबू, ओवुल होता है, और ओवुल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। समझ में आ गया बाबू लोग। अच्छा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। दिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन हैविंग 2 पार्ट। अपर जो स्वेलन पार्ट है उसे एंथर कहते हैं, और ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है, इसे फिलामेंट कहते हैं मेरे बाबू। ठीक है, जरा देखिए बाबू, मेल जो गैमिट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं बाबू, इस एंथर के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं बाबू, एंथर के अंदर बनते हैं बाबू। और ये जो मेल गैमिट है, इन मेल गैमिट को क्या बोलते हैं बाबू, पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। अगेन मैं कह रहा हूं बाबू, ये पोलन ग्रेन मेल गैमिट नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमिट नहीं है। पोलन ग्रेन एक्चुअल में मेल गैमिटोफाइट है, इसके अंदर मेल गैमिट बनता है। लेकिन अगेन वही बात है कि मेरे बाबू, आप लोग के लेवल पर बस इतना ही है कि आप पोलन ग्रेन को मेल गैमिट कंसिडर करिए, आपका काम हो जाएगा। तो बाबू ओवुल के अंदर फीमेल गैमिट होता है, इतना कंसिडर करिए, काम हो जाएगा। पोलन ग्रेन मेल गैमिट होता है, इतना कंसिडर करिए, आपका काम हो जाएगा बाबू। ठीक है,
चलिए, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि सर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उस फीमेल सेक्स ऑर्गन के ओवुल के अंदर बाबू फीमेल गैमिट होती है, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है बाबू मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है बाबू, इस मेल सेक्स ऑर्गन को स्टमन कहा जाता है। क्या कहता है बाबू? स्टमन कहा जाता है। क्या कहता है? स्टमन बाबू। ठीक है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पल, एंड इन ओवुल सॉरी एंड इन ओवरी, ओवुल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमिट होती है। जबकि बाबू मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्टमन, और स्टमन का जो अपर स्वलन पार्ट है जिसे एंथर कहते हैं उसके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। बाबू पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमिट है। क्या है बाबू? मेल गैमिट। और ओवुल के अंदर क्या है मेरा बाबू? फीमेल गैमिट। क्या इतनी बातें समझ में आई? यस बाबू। अब जरा देखिएगा, जो पोलिनेटर्स होते हैं यानी जो इंसेक्ट होते हैं बाबू, वो जो है वो इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे बाबू। यस, इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मेरा बाबू उसको अट्रैक्ट करने का काम करता कौन है? पेटल्स करता है, क्योंकि ये खुशबूदार होता है, सेंटेड होता है मेरा बाबू, और कलरफुल होता है, जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। और ज्यादातर पोलिनेशन, अर्थ पर ज्यादातर पोलिनेशन 80% जो पोलिनेशन होता है बाबू, वो कौन कराता है? हनी भी कराती है, हनी भी कराती है बाबू। खैर बात की बात है। आइए बाबू, जरा देखिएगा, जब ये पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो ये एंथर बस्ट करता है ड्राई सीजन में, यानी जब हवा में नमी कम होती है उस दौरान बाबू ये एंथर जो है वो बस्ट करता है। बाबू आपने फ्लावर के अंदर कभी येलोइश पाउडर टाइप का, आपने कभी फ्लावर के अंदर वाला पोर्शन आपने टच किया होगा, तो उसमें मेरे बाबू आपको येलोइश पाउडर जैसा कुछ समझ में आया होगा। वो येलोइश पाउडर जो है वो क्या है बाबू? पोलन, पोलन ग्रेन है। क्या है बाबू? पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पोलन ग्रेन जो है वो एंथर के बॉडी पर प्रेजेंट हो गए बाबू। जो इंसेक्ट है, क्या वो इंसेक्ट फ्लावर के दर्शन करने आते हैं? नहीं मेरे बाबू, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन उनकी कोई मकसद होता है, उनका कोई मतलब होता है। एक्चुअल में बाबू ये जो थैलमस है, इस थैलमस के अंदर नेक्टर भरा होता है। क्या भरा होता है बाबू? नेक्टर भरा होता है। नेक्टर क्या होता है? सुगरी सबस्टांस होता है बाबू, सुगरी सबस्टांस, मीठा सबस्टांस इसमें भरा पड़ा रहता है। उस नेक्टर को सक करने के पर्पज से, चूसने के पर्पज से, सक करने के पर्पज से ये इंसेक्ट आते हैं, और पोलन ग्रेन को खाने के पर्पज से आते हैं बाबू। तो पोलन ग्रेन को खाने के पर्पज से और नेक्टर को सक करने के पर्पज से, इन्हीं दो लालच की वजह से मेरे बाबू इंसेक्ट फ्लावर की तरफ आते हैं। हाँ, उनको बुलाने का काम और उनको अट्रैक्ट करने का काम ये पेटल कर देता है मेरे बाबू। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये फ्लावर चाह भी रहा है कि आओ बेटा तुम आ जाओ मेरे पास। कम से कम जब तुम आओगे और आकर, जब तुम आओगे और आकर यहाँ पे मंडराओगे, जब आएगा और आकर यहाँ पे मंडराएगा और पोलन ग्रेन को सर्च करेगा, नेक्टर को सर्च करेगा, तो इसी बीच इसके बॉडी से बाबू कुछ पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा मेरा बाबू? स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और उसके बाद मेरा बाबू जब मंडराते हुए इधर आएगा तो कुछ पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा बाबू? सेड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है? सेड ऑफ मतलब झड़ जाना, यानी कि स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा पोलन ग्रेन बाबू। ठीक है, अच्छा ये जरा देखिएगा, ये पोलन ग्रेन क्या है बाबू? मेल गैमिट है, और ये क्या है? फीमेल गैमिट है। बताइए मेरे बाबू। अब जाहिर सी बात है, ये जो पोलन ग्रेन है, मैं इसको और जूम करके बना रहा हूं बाबू। ये रहा पोलन ग्रेन बाबू। इस पोलन ग्रेन से क्या बनेगा? इस पोलन ग्रेन से क्या निकलेगा? पोलन ट्यूब निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? पोलन ट्यूब। बहुत डायरेक्ट बताया जा रहा आप लोग को। और ये पोलन ट्यूब जो है वो जाकर मेरा बाबू ओवुल के अंदर इंटर कर जाएगा। अच्छा, इसी पोलन ट्यूब में मेल गैमिट होते हुए आएगा बाबू, और ये मेल गैमिट जाकर फीमेल गैमिट से फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूजन के बाद ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। बताइए बाबू, फीमेल गैमिट भी क्या है? हैप्लॉइड है। मेल गैमिट भी क्या है? हैप्लॉइड है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? डिप्लॉइड सेल विच इज नोन एज जाइगोट, विच इज नोन एज जाइगोट मेरे बाबू। तो अंदर जाइगोट बनेगा। उसके बाद जब माइटोसिस होना स्टार्ट होगा बाबू, तो यही जाइगोट जो है बनेगा एम्ब्रियो, और फाइनली एम्ब्रियो के अंदर जब माइटोसिस होता जाएगा तो फाइनली सीड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवुल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? सीड में चेंज होगा। और यही सीड जो है प्लांट के छोटे छोटे बच्चे होते हैं मेरे बाबू। यही जो सीड है वो प्लांट के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं मेरे बाबू। ठीक है, इन्हीं को जब आप जर्मिनेट कराते हैं, जब सॉइल के अंदर शो कराते हैं, तो जब ये जर्मिनेट करते हैं बाबू तो मेचर प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बाबू, आप बताइए, एक प्लांट है उसके अंदर अगर 100 सीड बना और 100 सीड का आपने जर्मिनेशन करा दिया, तो क्या 100 नए प्लांट बन जाएंगे बाबू? क्या
क्या बताइए बाबू, क्या आप बताइए, एक प्लांट से 100 प्लांट का प्रोडक्शन हुआ बाबू। याद रखिएगा बाबू, रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ऑर्गेनिज्म ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं बाबू, उसका मेन पर्पज होता है अपने ही जैसे जनरेशन को कंटिन्यू करना, अपने ही जैसे आइडेंटिकल, अपने ही जैसे इंडिविजुअल को कंटिन्यू करना है। क्योंकि बाबू किसी कोई भी इमॉर्टल नहीं है, किसी की भी लाइफ इमॉर्टल नहीं है, जिसको आना है वो जाएगा बाबू। तो जाने से पहले वो रिप्रोडक्शन करता है ताकि हमारे प्रजाति का एग्जिस्टेंस अर्थ पर, ताकि हमारी स्पेसीज का एग्जिस्टेंस अर्थ पर बना रहे बाबू। ठीक है, इसी पर्पज से जितने भी स्पेसीज हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, ठीक। अब बाबू, आफ्टर fertilization ovule changes into seed and this ovary changes into fruit, this ovary changes into fruit। तो बाबू, जब हम इस फ्रूट को खाएंगे, ऐसे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, तो फ्रूट को खाएंगे तो ये क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, सीड मिलेगा। प्लांट भी बहुत चालाक है मेरे बाबू, आपका वो प्लांट भी काफी चालाक है। वो देखिए फ्रूट बना रहा है बाबू, ताकि उस लालच में हम और दूसरे एनिमल फ्रूट को खाए और खाकर सीड को इधर उधर फेंक दें, सीड का डिस्पर्जल कर दें हम लोग। क्योंकि हाथ पैर तो चाहे नहीं मेरे बाबू, सीड के पास जाएगा जाके और सॉइल में जर्मिनेट हो जाएगा। हाँ मैं जर्मिनेट, तू वहां चला जा, तू वहां चला जा, तू वहां चला जा, नहीं मेरे बाबू। तो ये खुद सीड का डिस्पर्जल कराएगा। क्या कराएगा, सीड का डिस्पर्जल कराएगा। आप क्या समझ रहे हैं मेरे बाबू, प्लांट को बेवकूफ समझ रहे हैं। अरे बाबू, पेटल को खुशबूदार और वो बना रहा है, खुशबूदार और जो है वो कलरफुल बना रहा है कि इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचे बाबू। उसके लिए तोहफा रख रहा है, रिवार्ड रख रहा है, आइए जनाब नेक्टर लीजिए, पोलन ग्रेन खाइए। हमारा एक काम करा दीजिए बाबू, क्या करा दीजिए, पोलन ग्रेन को फीमेल सेक्स ऑर्गन तक ट्रांसफर कर दीजिए बाबू। और बाबू एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन बाबू, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन मेरे बाबू जी, पॉलिनेशन आमतौर पे जनरली ज्यादातर केसेस में इंसेक्ट ही कराते हैं। हवा की, हालांकि पॉलिनेशन हवा के भी माध्यम से हो सकता है, पानी के भी माध्यम से हो सकता है बाबू। ठीक है, और इंसेक्ट के मतलब ज्यादातर जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के ही थ्रू होता है। समझ रहे हैं बात को, तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो वो स्पेसीज जो पॉलिनेशन कराते हैं उन्हें पॉलिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पॉलिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये खेल समझ में आया बाबू इसका, सीड का फॉर्मेशन समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आइए, सीड क्या है बाबू, प्लांट के छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको अगर 100 सीड मिला बाबू, जर्मिनेट कर देंगे तो 100 प्लांट मिलेंगे। इतना समझ में आ गया। अच्छा, आइए मेरे बाबू, चलिए। सपोज बाबू पोलन ग्रेन, सुनिएगा, पोलन ग्रेन आया बाबू, उसमें ये वाली डोमिनेंट एलील है, और ये रहा फीमेल गैमिट, उसमें ये वाली एलील है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ बाबू, तो बताइए जो ये सीड बनेगा, क्या ये सीड बनेगा बाबू। इस चीज को आप लोग समझ में आ रहा है, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा मेरा बाबू, समझ में आ रहा है। बताइए, ये हैप्लॉइड सेल है ना बाबू, एक ये भी हैप्लॉइड सेल है बाबू। जब इन हैप्लॉइड सेल के बीच फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड सेल, सीड बनेगा बाबू। और ये सीड क्या है, छोटा सा बच्चा है प्लांट का, जब इसे जर्मिनेट कराएंगे तो प्लांट बनेगा। बताइए बाबू, ये तो उस प्लांट का जीन का अरेंजमेंट है, यानी ये जीनोटाइप है। और ये जीनोटाइप जब अपने आप को परफॉर्म करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो जो फीचर दिखेगा उसी को क्या कहेंगे, फिनोटाइप। बताइए बाबू, इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, टाल होगा। क्या होगा, टाल होगा। समझ रहे हैं बात को। आप कहेंगे सर रुकिए ना, ये टाल, ये जो है वो टाल करवाने की कोशिश कर रहा है और ये डार्क करवाने की कोशिश कर रहा है, दोनों का मिक्स कर देंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा। वो रीजन बताएंगे बाबू। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी लगता है, डोमिनेंसी का एक रूल है। ठीक है, अभी फिलहाल आप याद रखिएगा, अगर बाबू ये फादर से आया, ये मदर से आया बाबू, ठीक है, यानी मेल प्लांट और ये फीमेल प्लांट से आया, तो बाबू बताइए इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, टाल। इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, वो टॉल। इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, डार्फ होगा बाबू। क्या होगा, डार्फ होगा बाबू। ठीक है, चलिए अब समझिए बाबू। बताइए बाबू, ये एक पी प्लांट है। देखिए बाबू, पी प्लांट में पी प्लांट में जो है, जब मेंडल ने उसके कैरेक्टर्स को देखना स्टार्ट किया और कैरेक्टर को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मेंडल ने
पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर को स्टडी किया, तो 7 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर को स्टडी किया और 7 कैरेक्टर पर अपना जो है वो ऑब्जर्वेशन निकाला बाबू। ठीक है, वो 7 कौन कौन से कैरेक्टर है तो बताइए बाबू, आप खुद ही मेंडल बन जाइए और पी प्लांट को ध्यान दीजिए। तो पी प्लांट के अंदर देखेंगे तो कई सारे पी प्लांट टाल नजर आएंगे और कई सारे पी प्लांट छोटे डार्फ नजर आएंगे। तो हमने कहा यार मुझे तो हाइट कैरेक्टर के दो दो रूप दिख रहे हैं, एक टाल वाला रूप दिख रहा है, एक डार्फ वाला रूप दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब है बाबू हाइटी कैरेक्टर के मुझे दो फॉर्म दिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से बाबू उसने पी प्लांट के अंदर जो सीड का कलर होता है उसको भी ऑब्जर्व किया, तो उसको दो तरह के सीड कलर मिले, एक ग्रीन सीड कलर मिला और एक येलो सीड कलर मिला। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो जो छेमी खाते हैं उसमें हमेशा ग्रीन ही दिखा, कभी आज तक पीला दिखा नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं सब येलो येलो सीड कर करके। एक्चुअल में बाबू हम लोग जो खेती करते हैं वो एक्चुअल में मार्केट से ऐसे हम लोग पौधे लाते ही हैं जिसको शो करने पे केवल ग्रीन ही सीड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हर साल जो किसान है वो अनाज को वो सॉरी सीड को खरीदता है और उसे शो करता है, और ऐसा वो सीड खरीद ही नहीं सकता जिसमें जिसमें जब जो मटर आए यानी जो छेमी यानी छेमी के अंदर जो सीड आए वो येलो कलर का हो, क्योंकि अगर येलो कलर का छेमी के अंदर या मटर के अंदर अगर वो सीड होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि ये मेरे बाबू क्या है, काफी कई दिनों का है, उसे फ्रेश नहीं समझेंगे लोग। ठीक है, तो ओवरऑल बस इतना याद रखिएगा वो कि पी प्लांट के अंदर सॉरी पी प्लांट जो फ्रूट बनाता है बाबू, पी प्लांट जो छेमी है वो क्या है, पी प्लांट का फ्रूट है। क्या बाबू, फ्रूट है, उसे पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं बाबू। ठीक है, और उसके अंदर जो दाना हम लोग खाते हैं बाबू वो क्या है, सीड है। तो मेंडल ने देखा कि भाई सीड सीड में भी दो कलर मुझे दिख रहे हैं, ग्रीन और येलो। उसी तरह से सीड के शेप को भी देखा, तो उसने देखा कि यार मुझे दो तरह के शेप दिख रहे हैं, एक राउंड बाबू और एक रिंकल्ड। ठीक है, उसी तरह से मेरा बाबू फ्लावर कलर भी देखा, तो मैंने देखा कि कुछ पी प्लांट में मेरा वो फ्लावर के कलर जो है वो ब्लू है, सॉरी वायलेट है, और कुछ पी प्लांट में बाबू फ्लावर का कलर क्या है, व्हाइट है। क्या है बाबू, व्हाइट है। उसने कहा यार मुझे कैरेक्टर तो दिख रहा है, हाइट कैरेक्टर भी दिख रहा है, फ्लावर कैरेक्टर भी दिख रहा है, फ्लावर कलर कैरेक्टर भी दिख रहा है, सीड कलर कैरेक्टर भी दिख रहा है, सीड शेप कैरेक्टर भी दिख रहा है, और भी है बाबू। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है, पॉड का शेप इनफ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, लेकिन मैं बाबू उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में इतना तक नहीं है। हम लोग मेनली बाबू जो है वो 3-4 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा बाबू, अगर मैं कैरेक्टर को सेलेक्ट करूं तो बाबू हाइट हाइट कैरेक्टर हमने देखा, और ये पी प्लांट कहाँ है बाबू, ये है, चलिए कोई आ जाए बाबू। ठीक है, कैरेक्टर की बात करें बाबू तो ये रहा हाइट कैरेक्टर। हमने कहा यार हाइट कैरेक्टर दिख रहा है, वो हाइट कैरेक्टर के मुझे दो रूप दिख रहे हैं, टाल वाला और डार्क वाला। तो मेरा बाबू अच्छा बताइए कैरेक्टर के अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं बाबू। बताइए टाल ट्रेट दिख रहा है मुझे और डार्क ट्रेट दिख रहा है बाबू, डार्क ट्रेट दिख रहा है बाबू। क्या ये डार्क और टाल क्या हाइट ही कैरेक्टर के दो रूप है मेरे बाबू, और हाइट ही कैरेक्टर के अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो टाल वाला रूप यानी टाल ट्रेट, डार्क वाला रूप डार्क रूप डार्क ट्रेट। और बाबू ये दोनों के दोनों टाल ट्रेट डार्क ट्रेट हाइट ही कैरेक्टर के अलग अलग रूप है। ठीक है, तो ये रहा हाइट कैरेक्टर। अब आया बाबू सीड कलर, सीड कलर कैरेक्टर, सीड कलर कैरेक्टर। बाबू इसके भी दो ट्रेट उसे दिखे बाबू, येलो दिखा, येलो कलर, येलो कलर ट्रेट और ग्रीन कलर ट्रेट। उसी तरह से बाबू सीड शेप कैरेक्टर बाबू, इसे भी सीड शेप कैरेक्टर के भी दो ट्रेट दिखे बाबू, एक राउंड राउंड सीडेड राउंड सीडेड ट्रेट और रिंकल्ड सीडेड।
रिंकल्ड सीडेड या रिंकल्ड शेप, ठीक। उसी तरह से बाबू फ्लावर कलर, फ्लावर कलर बाबू, उसने जब पी प्लांट को ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या देखा कि बाबू कुछ पी प्लांट के अंदर फ्लावर का कलर जो है वायलेट है, बैगनी कलर का बाबू। वायलेट कहाँ गया, वायलेट है कुछ, ये कुछ है मतलब, हाँ कुछ ऐसा, ये कलर है। दिस इज अ बैगनी कलर, इस कलर का बाबू, ठीक है, खैर बात की बात है। और कुछ पी प्लांट के अंदर देखा बाबू फ्लावर कैसे हैं, व्हाइट है बाबू, कैसे हैं, व्हाइट है। तो इस तरह से बाबू हम अपने क्लास 10th में चार कैरेक्टर को, चार कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। हालांकि और भी कैरेक्टर है, जैसे फ्लावर का पोजीशन है, पॉड का कलर है, पॉड का शेप है, उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है बाबू। समझ रहे हैं बात को, आपके सिलेबस में उसका जो है वो ज्यादा डिस्क्रिप्शन या बोर्ड में नहीं आता है बाबू, ठीक है। आप ये चार कैरेक्टर के बारे में जानिए। हाइट एक कैरेक्टर है, सीड कलर ये भी कैरेक्टर है, सीड शेप ये भी कैरेक्टर है, और फ्लावर कलर ये भी कैरेक्टर है। हाइट कैरेक्टर के मेरे बाबू जो है वो दो फॉर्म मेंडल ने ऑब्जर्व किया, टॉल फॉर्म और डॉर्फ फॉर्म। सीड कलर कैरेक्टर के दो फॉर्म मेंडल ने ऑब्जर्व किया, येलो कलर ट्रेट और ग्रीन कलर ट्रेट। मेरे बाबू सीड शेप कैरेक्टर के दो फॉर्म उसने ऑब्जर्व किया, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। और मेरे बाबू फ्लावर कलर के, फ्लावर कलर की बात करें, फ्लावर कलर कैरेक्टर के दो ट्रेट उसने ऑब्जर्व किया, वायलेट और व्हाइट। ज्यादा आ रहा है, सब बोर्ड पे देख रहा है, आप नीचे देख रहे हैं, हंसी जा रही है। ज्यादा आ रहा है तो आप जा सकती हैं। नहीं, कभी से मैं शुरू से देख रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो है मुस्कुराहट रह रहा है, हंस रही हूँ। पता नहीं क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या देख रहे हैं उसमें आप, कॉपी दीजिए, क्या देख रहे हैं आप उसमें, दीजिए दीजिए। आपको पढ़ाया जा रहा है सामने, तो आपको सामने देखना चाहिए ना बाबू। आप ये पता नहीं क्या ओपन करने लग रही हैं आप यहाँ से सामने देखिए। आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, समझ में आ रहा है, ठीक। ये हो गया बाबू। अच्छा सुनिए बाबू, ये जो टाल ट्रेट है ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। अच्छा, ये डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले एक बार मैं बोल देता हूँ, देखिए बाबू, टाल ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट है, और डार्क ट्रेट जो है वो क्या है बाबू, रिसेसिव ट्रेट है। क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। उसी तरह से सीड कलर कैरेक्टर का ये येलो कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और ग्रीन कलर क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। सीड शेप कैरेक्टर का राउंड सीड जो राउंड जो शेप है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल्ड शेप रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर कलर का बाबू जो वायलेट कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो व्हाइट कलर है वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट को समझिएगा मेरा बाबू, इस चीज को समझिएगा, देखिएगा मेरा बाबू। ये रहा जीन, बाबू जब ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, गुड एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे रहा है, बेटर एक्सप्रेशन। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। तो जब परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, मान लेते हैं बाबू कि ये जो जीन है वो हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बाबू मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मैंने दो एग्जांपल देके बताया था बाबू, एक स्किन कलर कैरेक्टर को लेकर बताया था, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बताया था कि जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं बाबू, हाइट कैरेक्टर, सॉरी, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन बाबू, ठीक है। तो बताइए बाबू, ये जीन जो है वो हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ठीक। लेकिन ये जीन जो हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे रहा है, यानी गुड परफॉर्म कर रहा है, अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से बाबू प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन बन रहे हैं वो ज्यादा बन रहा है। तो जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है मेरा बाबू, तो बताइए बाबू प्लांट क्या होगा, वो टाल होगा। क्या होगा बाबू, टाल होगा। बाबू ये वाली जो जीन है बाबू, ये भी जीन हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, ये भी मेरा बाबू हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। लेकिन बाबू ये पुअर एक्सप्रेस कर रही है, अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, पुअर एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को। तो जब पुअर एक्सप्रेस करेगी मेरा बाबू, तो ग्रोथ हार्मोन क्या बन रहा है, कम बनेगा।
तो नो डाउट प्लांट जो होगा वो क्या होगा, वो डार्फ होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो प्लांट क्या होगा, डार्फ होगा। आप बताइए बाबू कि आप बताइए कि मेरे बाबू ये भी जीन हाइटी कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, ये भी जीन हाइटी कैरेक्टर को, लेकिन बाबू ये जीन गुड एक्सप्रेशन कर, ये जीन जो गुड है, ये जीन जो है वो गुड एक्सप्रेस कर रही है, अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से टाल हाइट गेन कर रहा है बाबू। और ये जीन पुअर एक्सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है। तो ये जो ट्रेट हासिल कर रहा है वो कौन सा ट्रेट हासिल कर रहा है, डार्फ। बाबू वो जीन, जो जीन अपने आप को बढ़िया एक्सप्रेस करे, गुड एक्सप्रेस करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे, उस जीन को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन। क्या बोलेंगे बाबू, डोमिनेंट जीन। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन। और वो जीन जो अपने आप को पुअर एक्सप्रेस करे, उस जीन को क्या बोलेंगे बाबू, रेसेसिव जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेसेसिव जीन। अच्छा ये बताइए बाबू, क्या जीन के दो फॉर्म आपको दिख रहे हैं, क्या जीन के दो रूप दिख रहे हैं। यस बाबू, एक वो रूप है जो हाइट कैरेक्टर के टाल वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है, और जीन का एक और रूप आपको दिख रहा है जो हाइट कैरेक्टर के टाल वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है। यानी बाबू आपको जीन के दो रूप दिख रहे हैं बाबू। जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो बाबू इस डोमिनेंट जीन को क्या कह सकते हैं बाबू, डोमिनेंट एलील कहेंगे, डोमिनेंट एलील कहेंगे। और इस रेसेसिव जीन को क्या कहेंगे बाबू, रेसेसिव एलील कहेंगे। डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन से बाबू कौन सा ट्रेट दिखेगा, तो ये है टाल ट्रेट। बताइए बाबू, रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन से कौन सा ट्रेट दिखेगा, डार्क ट्रेट। बाबू डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन से जो ट्रेट दिखता है उसी ट्रेट को क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डोमिनेंट ट्रेट। तो बताइए टाल ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन से जो ट्रेट दिखता है उस ट्रेट को क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन से जो ट्रेट दिखता है उस ट्रेट को क्या कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। तो बताइए टाल ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि टाल ट्रेट कब दिखा, जब जीन बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया, गुड एक्सप्रेशन दिया बाबू। समझेंगे तो सब समझ में आएगा, हम मजाक समझेंगे बाबू तो कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं बात को, हाँ सुन लो, हाँ तो बात वही है। तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि एक दो दिन हुआ वो ऑनलाइन वाला पढ़ाते हुए, तो थोड़ा बहुत मैं भी इसके प्रति जो है वो हैबिचुअल नहीं हूँ, मैं जो है वो ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। समझ रहे बात को, तो वही है, ये सूखले से बच्चे जो है वो बेवकूफ समझने लगते हैं सब। अरे सूख लो, हैं, हैं, हैं। तुम लोग जैसे चेहरे कितने आए, सैकड़ों आए गए बाबू, ठीक है, चलो छोड़ो जानो, कोई बात की बात है। तो मैं ये कह रहा था बाबू, ये समझ में आया, जब डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बताइए डोमिनेंट एलील अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है वो, तो डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन से जो ट्रेट दिखेगा उसी ट्रेट को क्या कहेंगे बाबू, डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। तो बताइए बाबू, ये जो टाल ट्रेट दिखा है क्या इसके अच्छे एक्सप्रेशन से ही दिखा है बाबू, तो बताइए टाल ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। अच्छा, रेसेसिव एलील यानी वो एलील जो पुअर अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन से जो ट्रेट दिखेगा उसे क्या कहेंगे, रेसेसिव ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसेसिव ट्रेट। अच्छा बताइए, रेसेसिव एलील के पुअर एक्सप्रेशन से कौन सा ट्रेट दिखा है, डार्क ट्रेट दिखा है। तो बताइए डार्क ट्रेट क्या हुआ, रेसेसिव ट्रेट हुआ। क्या हुआ बाबू, रेसेसिव ट्रेट हुआ, रेसेसिव ट्रेट हुआ। एक बार मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनिएगा बाबू। ये भी जीन हाइटी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये भी जीन हाइटी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जीन हाइट कैरेक्टर के टाल वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है, ये जीन हाइट कैरेक्टर के डार्क वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है। हमने कहा क्या बात है भाई, तो बाबू बात ये है कि ये जीन बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, गुड एक्सप्रेशन दे रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन प्लांट बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से बाबू उसे जो है वो क्या मिल रहा है, टाल ट्रेट मिल रहा है। अच्छा, वो ट्रेट जो जीन के गुड एक्सप्रेशन से, गुड परफॉर्मेंस से मिले, उस ट्रेड को क्या कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेड कहेंगे। तो बताइए टाल ट्रेड क्या हुआ, डोमिनेंट ट्रेड हुआ बाबू। अच्छा, ये भी जीन हाइटी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये हाइट कैरेक्टर के डार्क वाले रूप को कंट्रोल कर रहा है, और ये जीन जो है वो ये जो जीन है ये पुअर एक्सप्रेस कर रहा है, और जीन के पुअर एक्सप्रेशन से क्या बन रहा है बाबू, ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, जिसकी वजह से बाबू प्लांट जो है वो डार्क रह जा रहा है। आप बताइए बाबू, रेसेसिव जीन या रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन से, रेसेसिव जीन या रेसेसिव एलील के पुअर एक्सप्रेशन से जो ट्रेट दिखता है उसी ट्रेट को क्या कहेंगे, रेसेसिव ट्रेट। बताइए इस रेसेसिव वैल्यू के पुअर एक्सप्रेशन से कौन सा ट्रेट दिखा है, डार्क ट्रेट। तो बताइए डार्क ट्रेट क्या हो गया, रेसेसिव ट्रेट हो गया।
क्या आपको समझ में आया कि हाइट कैरेक्टर के दो ट्रेट है, टाल ट्रेट, डार्क ट्रेट। टाल ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और डार्क ट्रेट क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। समझ में आ गया बाबू? उसी तरह से मेरा बाबू, उसी तरह से बाबू सीड कलर है। बाबू उसी तरह से सीड कलर है, इसके दो ट्रेट है, दो ट्रेट है बाबू, येलो और ग्रीन। अच्छा एक बात याद रखिएगा मेरा बाबू, टाल ट्रेट सॉरी डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल करने वाली जो एलील है, जो जीन है, जैसे डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन कहेंगे, उसे हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ठीक है, और याद रखिएगा मेरा बाबू, रेसेसिव ट्रेट को कंट्रोल करने वाली जो एलील होगी, जो जीन होगी, उसे उसे उसी अल्फाबेट के स्मॉल वाले फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज स्मॉल। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, चले अब आप बताइए बाबू, सीड कलर, सीड कलर कैरेक्टर है, ये सीड कलर ये एक कैरेक्टर है। अब इसके मुझे दो फॉर्म दिख रहे हैं, एक येलो फॉर्म और एक ग्रीन फॉर्म दिख रहा है, यानी येलो कलर का भी सीड दिख रहा है, जो छेमी के अंदर जो हम खाते हैं ना बाबू, वो दाना वो सीड है। लेकिन आमतौर पे हमें ग्रीन ही कलर का सीड दिखता है, येलो कलर का नहीं दिखता है, क्योंकि आज हमारी जो जो खेती बाड़ी है वो काफी एडवांस हो चुकी है। हम डायरेक्ट मार्केट से सीड खरीदते हैं, और वो सीड खरीदते हैं जिसके अंदर फीचर केवल ग्रीन ही वाली होगी। जब उसे सो किया जाता है और वहां से जो प्लांट बनते हैं, और उस प्लांट में जब फ्रूट बनेगा, उस फ्रूट के अंदर जब सीड बनेगा तो सीड ग्रीन ही कलर का होता है। लेकिन अगर 150 साल पहले जाए तो हमारी जो खेती बाड़ी थी वो क्लासिकल थी, यानी खेती बाड़ी कुछ इस तरह थी कि बाबू हम लोग जो बोते थे प्लांट या फसल, जब जर्मिनेट कराते थे, तो उसमें से ढेर सारा तो बाबू मार्केटिंग कर देते थे, और उसमें से कुछ जो है रख लेते थे, और उसमें से सीड को भी बचा कर रख लेते थे, और अगली साल उसी सीड को क्या करते थे, थ्रो करते थे फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से नए सिरे से जो है वो क्रॉप्स जो है वो जर्मिनेट होते थे। लेकिन इस तरह की खेती बाड़ी अब हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट हर साल मार्केट से एडवांस जो है वो सीड हम लोग जर्मिनेट का वो खरीदते हैं, जो वक्त के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली मेरे बाबू। ठीक है, खैर चलिए, तो बताइए बाबू, ये सीड कलर कैरेक्टर है, इसके दो दो ट्रेट हैं, एक येलो कलर का सीड और एक ग्रीन कलर का सीड। बाब येलो कलर का, येलो जो कलर है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, जैसे टाल ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, उसी तरह से येलो जो कलर है ये क्या है बाबू, डोमिनेंट ट्रेट है। और जो ग्रीन कलर है सीड का, ये क्या है बाबू, रेसेसिव ट्रेट है। यहां से ये समझ में आया कि सर जिस तरह से आपने, सर जिस तरह से आपने यहां पर आपने किया कि सर टाल ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और उसको कंट्रोल करने वाली जो जीन होगी, उस जीन को आपने, उसको कंट्रोल करने वाली जो एलील होगी उसको आपने अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, तो उसी तरह से येलो कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और इसको भी कंट्रोल करने वाली जो जीन होगी, उस जीन को अल्फाबेट, उस जीन को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने कोई सेलेक्ट कर लिया, एंड दैट कैपिटल, दैट अल्फाबेट इज वाई, कैपिटल वाई। और बाबू ग्रीन कलर जो है रेसेसिव ट्रेट है, तो जिस तरह सर आपने समझाया कि ड्राफ्ट ट्रेट रेसेसिव ट्रेट है, और इसको कंट्रोल करने वाली जो रेसेसिव एलील होगी या जो रेसेसिव जीन होगी, उसको उसी अल्फाबेट के स्मॉल फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से ग्रीन कलर भी एक रेसेसिव ट्रेट है, और इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन होगी, उस जीन को, वो जीन होगी रेसेसिव जीन, रेसेसिव एलील होगी बाबू, और रेसेसिव जीन और रेसेसिव एलील को कंट्रोल, रेसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है बाबू, ठीक है, समझ में आया? ठीक, एक लास्ट और देखिए बाबू, ये लीजिए फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर क्या है मेरा बाबू, ये सब समझ में आया था बाबू, तो क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने में समय कितना लगेगा? मेन कॉन्सेप्ट यही है बाबू, बच्चे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड पढ़ लेते हैं, समझे भी नहीं थे गैमेट किसे बनाइए, हो क्या रहा है बाबू। फ्लावर कलर की अगर बात करें, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमको आप नया नया देख रहे हैं ना, तो हमारा जो एक्शन है वगैरह है, तो उसमें थोड़ा सा आपको हंसी आ रहा होगा, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, आप सीरियस है, ध्यान दे रहे हैं, बस वो बात है। वो भले ही हंस नहीं रही, वो मतलब
लेकिन ध्यान उसका कहीं और था, इसलिए मैंने उसको हटाया। अगर आप बैठे हैं तो समझे भाई, और ज्यादा जानना है तो आप चले हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, बात की बात है। फ्लावर कलर की अगर बात करें तो फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है। अब इसके दो फॉर्म दिखेंगे, मेंडल को दो फॉर्म इसके ऑब्जर्व हुए, वायलेट और व्हाइट। बाबू वायलेट जो ट्रेट है, वायलेट जो ट्रेट है, ये डोमिनेंट ट्रेट। क्या है बाबू? डोमिनेंट ट्रेट है। और जो व्हाइट ट्रेट है फ्लावर का, बाबू ये रेसेसिव ट्रेट है। अब आप बताइए मेरे बाबू नो, बताइए इस रेसेसिव ट्रेट को भी कंट्रोल करने वाली कोई जीन होगी, और इसको भी कंट्रोल करने वाली कोई जीन होगी बाबू। अच्छा, ये जीन कौन से ट्रेट को कंट्रोल करेगी? डोमिनेंट ट्रेट। इसका मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेगी। तो ये कौन सी एलील हो गई? डोमिनेंट एलील हो गई बाबू। अब डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल करने वाली जो एलील होगी उसे क्या कहेंगे? डोमिनेंट एलील। या डोमिनेंट एलील, जब डोमिनेंट एलील जिस ट्रेट को कंट्रोल करे उस ट्रेट को क्या कहेंगे? डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे बाबू, ठीक है। अच्छा बताइए बाबू, इसे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया बाबू इसे मैंने फी से रिप्रेजेंट किया, तो आप बताइए बाबू कि ये जो जीन है रेसेसिव ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब ये जीन क्या है बाबू? रेसेसिव एलील है। क्या है बाबू? रेसेसिव एलील है या रेसेसिव जीन है, और ये अपने आप को पुअर एक्सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से रेसेसिव ट्रेट देखने को मिल रहा है। बताइए बाबू, रेसेसिव जीन या एलील को बाबू एबीसीडी के अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये ऐसा करिए ना सर, सर कैपिटल स्मॉल एम से रिप्रेजेंट नहीं, गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि एक एक अल्फाबेट यहाँ पर एक एक डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हाइट कैरेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हाइट कैरेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मेरे बाबू मान लेते हैं फ्लावर कलर कैरेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसी तरह से बाबू सीड कलर कैरेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बाबू अब क्योंकि हाइटी कैरेक्टर के दो फॉर्म है, तो हम जानते हैं कि अल्फाबेट के भी दो फॉर्म है, टाल फॉर्म और एक डार्क फॉर्म, एक वायलेट एक व्हाइट, एक येलो एक ग्रीन। समझ में आया? अरे समझ में आया बाबू लोग? ठीक है, आप जरा देखिएगा। बाबू नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ मेंडल्स वर्क। बस बाबू 20-25 मिनट, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब कहेंगे सर 20-25 मिनट में सब खत्म कर देंगे। बस बाबू 20-25 मिनट हो गया, जितना कॉन्सेप्ट बनाना था बन गया मेरे बाबू, समझ रहे हैं बात को? बस 20-25 मिनट। टेक्निक ऑफ मेंडल्स वर्क बाबू, मेंडल का काम करने का तरीका क्या था बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बाबू कि मेंडल जो है वो डिजायर्ड पॉलिनेशन कराता था, डिजायर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। डिजायर्ड पॉलिनेशन कैसे कराता था समझिएगा। अच्छा ये बताइए, इसको जानने से पहले, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। बताइए ये जीनोटाइप किस कंडीशन में है? डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है। मैंने बताया था बाबू, ऐसा जीनोटाइप जिसके दोनों एलील सिमिलर हो, ऐसे जीनोटाइप को हम कहेंगे कि ये जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में है। किसमें है? होमोजाइगस। होमो मतलब होता है एक जैसा, यानी मेरा बाबू ऐसा जीनोटाइप जिसमें दोनों एलील सेम हो, सिमिलर हो, तो ऐसे जीनोटाइप को होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजाइगस जीनोटाइप। तो बाबू ये भी जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है मेरे बाबू। क्या बताइए मेरा बाबू, ये भी जीनोटाइप जो है वो, ये भी जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में है। बाबू कब होमोजाइगस बोलेंगे? कब होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे? जब जीनोटाइप के दोनों एलील सिमिलर हो, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। क्लियर है? और अगर दोनों एलील डिसिमिलर हो, तो फिर इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है बाबू। तो बताइए मेरे बाबू, ये जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, ये जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में है। अब आपके सामने मैं बोलूं हेटेरोजाइगस कंडीशन, सीधे आप ये बताएंगे, लेकिन मैं बोलूं होमोजाइगस कंडीशन, तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि सर ये वाला होमोजाइगस कंडीशन कि ये वाला। तो बाबू वह होमोजाइगस कंडीशन
वह जीनोटाइप जो होमोजाइगस कंडीशन में है लेकिन दोनों सिमिलर एलील डोमिनेंट हो। देखिए यहां दोनों सिमिलर एलील डोमिनेंट है और यहां दोनों सिमिलर एलील रिसेसिव है। तो बाबू वो होमोजाइगस कंडीशन या वो जीनोटाइप जो होमोजाइगस कंडीशन में तो है लेकिन दोनों जो सिमिलर एलील है वो डोमिनेंट है, तो फिर हम पूरा बोलेंगे कंप्लीट क्या, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन। यानी अगर जीनोटाइप में दोनों सिमिलर एलील डोमिनेंट है तो पूरा बोलेंगे डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, और जीनोटाइप के दोनों सिमिलर एलील रेसेसिव हैं तो फिर बोलेंगे कंप्लीट पूरा क्या, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। अब मैं बोलूं आपके बाबू डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन वो हेटेरोजाइगस कंडीशन। अरे समझ में आ रहा है? अरे बोर्ड में ऐसे नहीं पूछा जाएगा बाबू, लेकिन ये सब चीजें पता होना चाहिए तभी चीजें आप क्वेश्चन वगैरह भी टैकल कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बाबू? मैं आपसे आपके सामने बोलूं डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है बाबू? चलिए ये सर, हाँ बाबू हेटेरो की अगर बात करें बाबू तो हेटेरो अकेले का मतलब कहना क्या चाह रही है, जैसे डोमिनेंट में रहेगा मतलब बाबू जरा देखिए, जैसे ये जो है ये एलील फादर से आया है, सपोज मेल प्लांट से आया है, और ये जो एलील है वो फीमेल प्लांट से आया है। तो फिर बाबू ये जो जीन का अरेंजमेंट है जिसे जीनोटाइप कहेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि एक एलील जो मेल प्लांट से आया है वो डोमिनेंट कंडीशन में और दूसरा एलील जो फीमेल प्लांट से वो रेसेसिव कंडीशन में है। तो अगर इस तरह का जीनोटाइप मतलब अगर जीनोटाइप इस कंडीशन में है कि दोनों एलील डिसिमिलर हो तो इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। मतलब आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाहिए खुल के बताइए, समझ रहे हैं बात को? ये फादर से आएगा मेल प्लांट से, ये फीमेल प्लांट से, लेकिन दोनों आए हुए जो एलील है वो सिमिलर है और दोनों सिमिलर डोमिनेंट है। अगर दोनों सिमिलर एलील डोमिनेंट है तो फिर ये जीनोटाइप डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में, और अगर रेसेसिव है तो रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में, और अगर डिसिमिलर है यानी एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है फिर इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे, ठीक है? अच्छा सुनिए बाबू, डोमिनेंट होमोजाइगस अगर कंडीशन है तो इस कंडीशन को प्योर कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? प्योर कंडीशन। दिस इज आल्सो अ प्योर कंडीशन। बाबू इस वजह से प्योर कंडीशन कह रहे हैं क्योंकि दोनों एलील सिमिलर है, दोनों एलील सिमिलर है, इस वजह से प्योर कंडीशन कह रहे हैं। एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन इज आल्सो नोन एज इम्प्योर कंडीशन। व्हाट? इम्प्योर कंडीशन बाबू। अब आप बताइए बाबू, मैं बोलूं इम्प्योर कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन, सीधे आप ये बना देंगे बाबू। लेकिन मैं बोलूं बाबू प्योर कंडीशन, तो प्योर कंडीशन तो ये प्योर कंडीशन में तो ये भी है और ये भी है, क्योंकि अगर दोनों एलील सिमिलर है तो फिर मैं बोलूंगा कि वो जीनोटाइप प्योर कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में। तो बाबू वो प्योर कंडीशन जिसमें दोनों सिमिलर एलील डोमिनेंट है उसे बोलेंगे पूरा डोमिनेंट प्योर कंडीशन, डोमिनेंट प्योर कंडीशन, और इसे बोलेंगे रेसेसिव रेसेसिव प्योर कंडीशन। याद रखिएगा रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन को रेसेसिव प्योर कंडीशन कहेंगे बाबू, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन को डोमिनेंट प्योर कंडीशन कहेंगे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन को इम्प्योर कंडीशन कहेंगे। सुन लो, ये सब बेसिक चीजें हैं, बात आप नहीं समझ रहे हैं। ये सब चीजें दिमाग में रहेंगे और जब क्वेश्चन में ये सब चीजें लिखेगा ना तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि मुझे करना क्या है। नहीं तो उसी में भाई साहब जो है आप खो जाएंगे कि करना क्या है बाबू। डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन को डोमिनेंट प्योर कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन को इम्प्योर कंडीशन, और मेरा बाबू जो रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है इसे रेसेसिव प्योर कंडीशन। इतना समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बाबू लोग। आई एम नॉट योर इनमी, यू आर नॉट कंसिडर मी इनमी। बोल दिया हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये कैसे इसका हिम्मत बोल दिया है, ठीक है? मैं इतना सिंपल भाषा में समझा रहा हूं अपने लिए बाबू, आप लोग के लिए, ठीक है? कितने मिनट का है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, थोड़ा हमें बताइए बाबू। मुझे भी आता है बाबू, ले बेटा मोनोटाइपिक रेशियो, ले 3:1, ले बेटा जेनोटाइपिक रेशियो, खुश हो जाए, ले ले 1:2 खा ले, ले ले बढ़िया से खा ले, याद कर ले बेटा। तो फिर यहाँ आए क्यों है बाबू?
यही रटने के लिए बाबू, है ना बात। ये सब हम लोग को नहीं करना, पढ़ना है बाबू, ठीक है। सो बोले डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट प्योर कंडीशन, जैसे ये समझ में आया, इस पर पूरा कमांड हो गया अच्छे से। चलिए बाबू अब जरा देखिएगा, मेंडल हमेशा मेरे बाबू प्योर प्लांट को सिलेक्ट करता था, मेंडल हमेशा प्योर प्लांट को सिलेक्ट करता था। एक प्लांट को मेल के तौर पे लेता था और वो प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में रहता था, और दूसरे जो प्लांट को सिलेक्ट करता था फीमेल के तौर पे, वो भी प्योर रहता था लेकिन वो प्योर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में रहता था। बाबू हम लोग अच्छे से समझने के लिए हम लोग हाइट कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, यहां पर अच्छे से समझा जा सकता है, किसी भी एक कैरेक्टर को पिक करके समझा जा सकता है, लेकिन आमतौर पे किताबों का और टीचरों का जो प्रचलन है वो है हाइट कैरेक्टर को ही लेकर समझाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइट ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाए। आप फ्लावर कैरेक्टर को भी सिलेक्ट करके वही चीज समझ सकते हैं जो हाइट कैरेक्टर को सिलेक्ट करके समझेंगे। आप सीड कलर कैरेक्टर को भी पिक करके वही चीज समझ सकते हैं जो हाइट कैरेक्टर को पिक करके आप समझेंगे, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाए, और स्कूलों में भी आमतौर पे बच्चों को यही सब बताया जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट कर पाए बच्चे, इसी वजह से मैं भी हाइट कैरेक्टर को ही सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा बाबू मेंडल जो है वो पेरेंट के तौर पे, नो डाउट बाबू, कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जब सीड बनेगा, तो बाबू सीड है क्या, प्लांट का बच्चा है मेरे बाबू, एंड सीड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। वी आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम आवर पेरेंट। जब हमारे पेरेंट्स के गैमिट्स के बीच, मेल और फीमेल गैमिट्स के बीच फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, और इसी जाइगोट से हम लोग बने हैं बाबू। तो वी आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाबू? रिप्रोडक्शन मतलब होता है मेरे बाबू बार बार उत्पन्न होना। अरे मेरे बाबू ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए दो सेक्स सेल इन्वॉल्व हो, इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि बाबू ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए दो सेक्स सेल इन्वॉल्व हो, इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ए मतलब विदाउट, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन विदाउट सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के, बिना सेक्स सेल के फ्यूजन, बिना सेक्स सेल के फ्यूजन के ही अगर रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे बाबू ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया है मेरे बाबू, ये डिवाइड कर जा रहा है, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ। बताइए नए ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन हुआ है मेरे बाबू, क्या इसको बनाने में सेक्स सेल इन्वॉल्व हुई है? नहीं बाबू। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन हम लोग बाबू, जैसे सपोज ये हम ही लोग हैं बाबू, मान लेते हैं इसको मैं कंसिडर कर लेते कि मैं हूं, और ये मेरी मदर है मेरे बाबू, और ये मेरे फादर है मेरे बाबू। बताइए फादर से ये मेल गैमिट, मदर से फीमेल गैमिट, इनके फ्यूजन से ही तो मैं बना, और हम सभी आप लोग बने मेरे बाबू लोग। समझ में आ रहा है? तो बताइए बाबू यहां पर जो नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ है, क्या दो सेक्स सेल के मिलने से हुआ है? तो वी आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस सीड फॉर्म, ये जो सीड बना है वो मेल गैमिट यानी पोलन ग्रेन और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से बना है बाबू सीड। समझ में आ रहा है बाबू? लेकिन बैक्टीरिया जो डिवाइड कर रहा है जिससे कि नए नए बैक्टीरिया बन रहे हैं, क्या ये नए नए बने हुए बैक्टीरिया क्या दो सेक्स सेल के मिलने से बने हैं बाबू? नहीं। तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी बार बार जो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, री मतलब बार बार जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या इस बार बार ये जो इसमें जो बार बार प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या इसमें इनको बनाने के लिए दो सेक्स सेल इन्वॉल्व हुई है? नहीं बाबू। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ये वाला जो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए दो सेक्स सेल इन्वॉल्व रहती हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। वी आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड इज आल्सो रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप बताइए बाबू जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक मेल गैमिट, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। इन मेल और फीमेल के क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं बाबू। ठीक है, क्योंकि बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। जब मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होंगे तभी बाबू एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो आप बताइए बाबू जब हम लोग सीड बनाने जाएंगे, तो एक मेल प्लांट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक फीमेल प्लांट को सेलेक्ट करना पड़ेगा।
बाबू लोग समझ में आ रहा है? एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। मेल प्लांट से बाबू मेल गैमेट लिया जाएगा, फीमेल प्लांट से फीमेल गैमेट लिया जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? चलो, मेंडल जो सेलेक्ट करता था पेरेंट के तौर पर, एक मेल पेरेंट रहता था और एक फीमेल पेरेंट बाबू, तो दोनों पेरेंट को प्योर सेलेक्ट करता था। एक पेरेंट होता था मेरा बाबू प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में, और दूसरा जो पेरेंट रहता था वो रहता था प्योर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में। यानी ये रहा पेरेंट मेरा बाबू टाल, और ये क्या रहा बाबू डाल। याद रखिएगा, मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करता था तो वो दो पेरेंट को सेलेक्ट करता था, एक मेल पेरेंट सेलेक्ट करता था और दूसरा फीमेल पेरेंट सेलेक्ट करता था। दोनों पेरेंट प्योर पेरेंट लेता था, यानी दोनों पेरेंट प्योर कंडीशन में रहते थे। एक पेरेंट को प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में लेता था और दूसरे पेरेंट को प्योर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में लेता था। समझ में आ रहा है? एक पेरेंट प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में, दूसरा पेरेंट प्योर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक, अच्छा जरा देखिए बाबू, समझते रहिएगा। मैंने इस प्लांट को लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 3:30 ना? बस हो गया बाबू, ध्यान दीजिए। इस उगला बेवकूफ बना रहा, कर हो गया हो गया हो गया, बस पढ़ाता जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ बाबू। ठीक बाबू, ये बताइए कि ये जो पी प्लांट को सेलेक्ट करेगा मेंडल, बाबू इसमें एक ही फूल होगा बाबू, ये ब्लडी फूल होगा? कई सारे फूल होंगे बाबू ना। अरे समझ रहे हैं बात को? मतलब बाबू आप बताइए कि ये जो पी प्लांट को सेलेक्ट करेगा जो प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होगा पेरेंट के तौर पर, क्या इसमें एक ही फूल होगा बाबू? नहीं, मेनी फूल होगा, मतलब ब्लडी फूल होगा बाबू। तो लीजिए बाबू, ये लीजिए, मैंने बना दिया मेरा। क्या बाबू? नहीं है मेरा बाबू, वो तो है ही मेरा बाबू। ये भी कहना कि सर ब्लडी फुल सिलेबस में नहीं, ये भी तो कहावत भी तो सिलेबस में नहीं है बाबू। ठीक, सिलेबस में तो ये भी नहीं है बाबू कि बोर्ड पे पढ़ाया जाए। अरे खैर, बात की बात है, कई सारे होंगे बाबू, समझते रहिए बाबू। अब स्टार्ट होंगे बाबू। अब आइए मेरा बाबू, बस 15 मिनट और बाबू। ऐसे फ्लावर होंगे बाबू एक ही प्लांट के अंदर मेरा बाबू। ये रहा, बताइए बाबू, सपोज ये मान लीजिए मेल प्लांट है और ये क्या है बाबू? फीमेल प्लांट। बाबू फीमेल को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है और मेल को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है। ये मेल पेरेंट है, बताइए प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है। ये फीमेल पेरेंट है, बताइए प्योर रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है। वास्तविक में, रियलिटी में यही तो कंडीशन होगा मेरा बाबू कि एक ही ये जो प्योर रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ये जो पेरेंट है इसके पास कई सारे फ्लावर होंगे बाबू। ये जो प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में ये जो मेल प्लांट है इसके पास भी क्या होगा मेरा बाबू? जो है वो कई सारे फ्लावर होंगे। लेकिन बाबू अभी इन्हें मेल और फीमेल नहीं कह सकते, अभी मेरा बाबू इन्हें मेल और फीमेल नहीं कह सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, लेकिन अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है बाबू। यस बाबू, पी प्लांट जो फ्लावर जर्मिनेट कराता है, यानी फ्लावर जो प्रोड्यूस करता है, वो बाइसेक्सुअल, 15 मिनट और बाबू, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो, मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। तो देखिए है बाबू, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कार्पल और स्टेमेन दोनों हैं। तो दिस फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस फ्लावर इज आल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एक बात दिमाग में रख लीजिएगा बाबू कि पी प्लांट में जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो यूनिसेक्सुअल नहीं होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, तो भैया जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मैं कैसे कह दूं कि ये मेल है, और इस प्लांट के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मैं किस बेस पे कह दूं कि ये फीमेल है? बिल्कुल मानते हैं कि नहीं बाबू? क्योंकि इस प्लांट के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। इस प्लांट के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन।
ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, हम कैसे मेल को सेलेक्ट करें फीमेल को? तो मेंडल बाबू कुछ टेक्निक इस्तेमाल करता था, यूज करता था, और उस टेक्निक को इस्तेमाल करके वो मेल बनाता था। कैसे? जैसे बाबू मान लेते हैं मेंडल ने डिसाइड कर लिया कि ये फीमेल है, तो ये अगर फीमेल है, सपोज मान लेते हैं इसको, अगर डिसाइड कर लिया कि ये फीमेल है, सपोज मान लेते हैं मेंडल ने डिसाइड कर लिया कि ये फीमेल है, आप इसको भी ले सकते हैं, किसी एक को भी लेकर समझिए, मान लेते हैं मुझे इसे फीमेल बनाना है, इसे फीमेल बनाना है। तो बाबू होता ये था कि जब मेंडल डिसाइड कर लेता था कि मुझे इसे फीमेल बनाना है, तो जब फ्लावर बाबू बर्ड कंडीशन से, जब फ्लावर का एंथेसिस होता था, यानी जब फ्लावर खिलता था, तो एक बात याद रखिएगा, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो उस समय उसके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं। जैसे बाबू 7-8 साल का एक लड़का है या लड़की है, क्या वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर है? नहीं बाबू, उनके बॉडी के अंदर सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी प्यूबर्टी एज को गेन किया ही नहीं है। प्यूबर्टी एज 12-13 साल बाद गेन होता है बाबू, ये 12-13 साल पर गेन होता है, जिसमें कि बाबू बॉडी के अंदर सेक्सुअल हार्मोन बनने लगते हैं और गैमेटोजेनेसिस होने लगता है। मेल के अंदर बाबू स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis, और इस तरह से स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो बच्चे या बच्चियां जो है वो इस लायक अब हो जाते हैं कि मेरे बाबू वो उनसे जो है वो नए वंश पैदा हो सकते हैं मेरे बाबू, ठीक है। लेकिन 7-8 साल के बच्चा बाबू, क्या उसके अंदर गैमिट बन रहा है? नहीं, उसके अंदर गैमिट नहीं बन रहा है। उसी तरह से जब फ्लावर बाबू बर्ड कंडीशन में होगा, तो इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मेरा बाबू वो अभी इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे ये विकसित होना स्टार्ट होते हैं बाबू, और मैच्योर के आखिरी स्टेज पे होते हैं, तो ये फ्लावर ऐसे फूलना स्टार्ट होता है बाबू, ताकि ये फ्लावर खुले और पोलिनेटर आए और पोलिनेशन करा दे। क्योंकि बाबू जो अंदर का जो सेक्स ऑर्गन है वो पूरी तरह से विकसित हो गया। जब तक विकसित नहीं है फ्लावर को मत खोलिए, बर्ड कंडीशन में ही रहने दीजिए। लेकिन जो ही मेरा बाबू मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मेरा बाबू विकसित हो जाता है, पूरी तरह से जब तैयार हो जाता है, तब बाबू फ्लावर जो है वो फ्लावर का एंथेसिस होता है, यानी कि फ्लावर ऐसे खुल जाता है बाबू। क्लियर है बाबू? ठीक है। जो ही मेरा बाबू फ्लावर का एंथेसिस स्टेज, यानी कि इनिशियल स्टेज स्टार्ट होता था, यानी कि जो ही फ्लावर खिलना स्टार्ट करता था, उस समय ये मेल सेक्स ऑर्गन को कट करके रिमूव कर देता था। मेल सेक्स ऑर्गन को कट करके ऐसे रिमूव कर देता था, मेल सेक्स ऑर्गन को कट करके रिमूव कर देता था बाबू। बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टेमन को कट करके निकाल देना, इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इमैस्कुलेशन कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। सुनिएगा बाबू, जब इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मैच्योर होने से पहले ही मेल सेक्स ऑर्गन को कट करके निकाल देता था। इस वजह से निकाल देता था ताकि इसकी मेंडल की इच्छा रहती थी कि यहां का पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड करे, ऐसा ना हो कि यहां का पोलन ग्रेन इस पे लैंड कर जाए। क्यों? क्योंकि बाबू बताइए इसका जीनोटाइप क्या है, इस पी प्लांट का जीनोटाइप क्या है? ये है। बताइए बाबू, इसके अंदर जो ओवुल होगा, उस ओवुल के अंदर जो डिप्लॉयड मदर सेल होगी, उसका भी जीनोटाइप यही होगा। बाबू इस एंथर के अंदर भी जो डिप्लॉयड मदर सेल होगा, उसका भी जीनोटाइप यही होगा। अच्छा, उस ओवुल के अंदर जो डिप्लॉयड मदर सेल होगा, जब वो मियोसिस करेगा तो यही गैमिट बनाएगा। अच्छा मेरा बाबू, उस सेंथर के अंदर जो डिप्लॉयड मदर सेल होगा, जब वो मियोसिस करेगा तो ये गैमिट बनाएगा। अब आप बताइए बाबू, इसकी इच्छा क्या है? इसकी इच्छा है मेरे बाबू कि ये वाली गैमिट और ये वाली गैमिट फ्यूज करे। मेंडल की इच्छा ये है कि ये वाली और ये वाली गैमिट फ्यूज करे। और अगर हम इस पर अटेंशन नहीं दिए बाबू, तो बाबू क्या होगा? ये गैमिट फ्यूज कर जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? अगर एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया तो इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और एक ही प्रजाति, एक ही स्पेसीज के दो डिफरेंट मेंबर्स के बीच अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफरेंस हुआ तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेरा बाबू, मेंडल जो है वो क्यों इमैस्कुलेशन करता था? क्यों जो है वो इमैस्कुलेशन करता था? ताकि एक तो बाबू फीमेल बनाया जा सके, और दूसरा
सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सके, क्योंकि मेंडल की चाहत क्या थी? मेंडल की चाहत थी इस गैमिट और इस गैमिट के बीच मिलन हो, इस गैमिट के बीच मिलन न हो। तो मिलन होने का यानी फर्टिलाइजेशन होने का जितना ऑप्शन है वो ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और इन दोनों के फ्यूज होने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन। तो बाबू अभी फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर हुआ भी नहीं है, होने से पहले ही मेल सेक्स ऑर्गन को काट करके हटा दीजिए, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन का जो रिस्क है खत्म हो जाए। इमेस्कुलेशन का पर्पस समझ में आया? इमेस्कुलेशन मेंडल क्यों करता था? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और फीमेल बनाया जा सके। दूसरा, सेल्फ इमेस्कुलेशन करने के बाद वो क्या करता था बाबू? ये जो फीमेल, अच्छा ये तो अब बन गई फीमेल, बताइए बाबू, मेल पार्ट कट करके रिमूव कर दिया तो अब तो ये बन गई फीमेल। अरे अब तो फीमेल बन गई ना बाबू, बस केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना इसके पास। अरे बताएं आप लोग, ठीक है। अब क्या करता था? इसको बटर कप से कवर कर देता था, बटर कप से कवर कर देता था। बटर कप जो है पोरस पेपर होता है, उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिससे कि हवा अंदर आ जा सके, ठीक है। बटर कप जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, वैसे ही मानिए बटर कप होता है। बटर कप पेपर से इसको क्या करता? बटर कप पेपर से इसको ढक देता था प्रॉपर तरह से, ताकि ताकि मेरे बाबू कोई, क्योंकि आजू बाजू और भी तो हो सकता है डार्क पौधे हों, और वहां से ये वाला ये पोलन ग्रेन आके इस पे लैंड कर सकता है। अगर खुले में छोड़ दिया तो इसको बाबू, तो ऐसा है कि काट काट के इसको ढक दीजिए, ताकि कोई दूसरा इसी टाइप का गैमेट यहाँ पर आके लैंड न कर जाए, क्योंकि आजू बाजू और भी तो होंगे बाबू। या कोई इंसेक्ट कहाँ से होके आया है, हमें क्या पता है? उसके बॉडी पे हो सकता है ये वाला गैमेट हो, और आकर इस पर बाबू अगर पॉलिनेशन करा देगा, तो हमारा तो पॉलिनेशन क्या था कि इनके बीच हो, हम हाँ इनके बीच पॉलिनेशन हो मेरे बाबू, लेकिन बाबू पॉलिनेशन हो क्या गया? इनके बीच। तो एक्चुअल में होता क्या था कि इमेस्कुलेशन के बाद, सुनिएगा, इमेस्कुलेशन के बाद बाबू इस प्लांट से पोलन ग्रेन उठाता था। बताइए, इस पोलन ग्रेन जो गैमिट होगा वो ये होगा बाबू, और यहां से उठाकर बाबू इस पर छिड़क देता था, इस पर और इस पर। फिर से समझिएगा बाबू, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। ये मिस्टेक ये हुआ है कि ये बटर कप मैंने थोड़ा जल्दी लगा दिया हूं बाबू, ये बटर कप थोड़ा जल्दी नहीं होगा। एक्चुअल में इस पे पढ़ाने पर थोड़ा दिमाग जल्दी में रह रहा है, कि स्थिर नहीं रह रहा है, इस वजह से सीक्वेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। बस वही बात है और कोई बात नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, इमेस्कुलेशन करने के बाद, इमेस्कुलेशन कर दिया बाबू, तो उसके बाद क्या करता था बाबू कि यहाँ से पोलन ग्रेन उठाता था, देखिए मेरे हाथ में है ये पोलन ग्रेन, और इस पर इस पर इस पर छिड़क देता था बाबू, ठीक है। उसके बाद बटर कप से ढक देता था बाबू, बटर कप से इसको ढक देता था, ताकि बाबू मेरे, ताकि जब मैं पोलन ग्रेन जो यहाँ पर लैंड करा के गया हूं, ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद कोई हनी भी आए और ये वाला पोलन ग्रेन भी यहाँ पर सेट ऑफ करा दे। आपके दिमाग में ये होगा कि सर पहले ये लैंड किया है, तो पहले पोलन ग्रेन, पहले पोलन ट्यूब इस पोलन ग्रेन से निकलना चाहिए। ये तो सर मान लेते हैं 10-15 मिनट बाद में लैंड किया होगा। बाबू ये कहीं नहीं लिखा है कि जो पोलन ग्रेन पहले आएगा वो पहले ही जर्मिनेट कर जाएगा स्टिग्मा पे, और वहां से पोलन ट्यूब निकलेगा। डिले हो सकता है बाबू, हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन पहले लैंड किया और ये वाला पोलन ग्रेन 15 मिनट बाद लैंड किया, हो सकता है कि यही वाला पहले जर्मिनेट कर। इसका भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। क्लास 12th में बाबू जो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ाया जाता है, उसमें बाबू पोलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है उनके बीच केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है बाबू। हो सकता है मेरा बाबू कि इसको आपने यहाँ पर जो है वो कंटामिनेट किया, यानी इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे आपने लैंड कराया 15 मिनट पहले, और ये जो है इंसेक्ट के द्वारा 15 मिनट बाद आके लैंड किया, हो सकता है कि इससे पहले यही जर्मिनेट कर जाए, तो मेरे रिजल्ट को खराब कर सकता है। इस वजह से क्या होता है कि बाबू इमेस्कुलेशन के बाद हम अपने डिजायर्ड प्लांट का बाबू पोलन ग्रेन लेकर और इस फ्लावर को कंटामिनेट कर देते हैं, यानी इस पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पे छिड़क देते हैं। उसके बाद कोई दूसरा अनवांटेड पोलन ग्रेन इस पर लैंड न कर जाए, इसके लिए बटर कप से ढक देते हैं।
तो बटर कप से पूरी तरह से फीमेल फ्लावर को ढक देना, इसे बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैगिंग कहते हैं। इमेस्कुलेशन का पर्पज क्या? व्हाट इज इमेस्कुलेशन? तो रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का पर्पज क्या है? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा ये है कि फीमेल बनाना है बाबू, ठीक है। अच्छा, बैगिंग का पर्पज क्या है? बैगिंग का पर्पज ये है कि देखिए बाबू, जब डिजायर्ड पॉलिनेशन करा देता है, अच्छा ये बताइए, यहां से पोलन ग्रेन उठाकर यहां पर अगर ट्रांसफर कर रहा है तो दिस इज अ डिजायर्ड पॉलिनेशन, यानी मैं जैसा पॉलिनेशन कराना चाह रहा था वैसे ही मैंने कराया। बाबू मेंडल की चाहत क्या था? कि ये वाले पोलन ग्रेन यहां पर ट्रांसफर हो, तो दिस इज अ डिजायर्ड पॉलिनेशन। तो बाबू डिजायर्ड पॉलिनेशन कराने के बाद तुरंत मेंडल क्या करता था? बैगिंग कर देता था, यानी बटर कप से ढक देता था, ताकि कोई दूसरा अनवांटेड पोलन ग्रेन लैंड ना कर जाए और मेरे रिजल्ट पर जो है, मेरा जो रिजल्ट है वो डिस्टर्ब ना हो, या मेरा रिजल्ट फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, इतना समझ में आया? बैगिंग का पर्पज क्या है? बैगिंग का जो पर्पज है वो है अनवांटेड पोलन ग्रेन कॉन्टामिनेट ना कर दे और मेरा जो रिजल्ट मिले वो डिजायर्ड पॉलिनेशन के हिसाब से ही मिले। ठीक है, अरे समझ में आ रहा बोलो? उसके बाद टैगिंग कर देता था। टैगिंग का मतलब है बाबू कि टैगिंग करने का मतलब ये है कि बाबू इसका जीनोटाइप, ऐसे जैसे एक पेपर लीजिए और इसका जीनोटाइप क्या है, उसके बाद किससे क्रॉस कराया, ऐसे करके, जैसे स्टिकर होता है ना बाबू, तो उसी तरह से एक पेपर, ऐसे पेपर लेकर, और मेरा बाबू इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, किसके बीच क्या क्रॉस कराया गया, वो करके इससे जो है वो अटैच कर देता था। क्योंकि मेंडल कई सारा क्रॉस कराता था, वो भूल सकता था कि मैंने किसके किसके बीच क्या कराया, कौन सा क्या क्या जीनोटाइप मैंने कंसिडर किया था। तो मेरा बाबू टैगिंग का मतलब ये है बाबू कि इस जिनके बीच क्रॉस कराया है उनका इंफॉर्मेशन लिख इसी के साथ लटका देता था या इनके बॉडी से अटैच करा देता था। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि मैंने किनके बीच कराया है। ठीक है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ मेंडल। बस हो गया बाबू, दिस इज अ टेक्निक ऑफ मेंडल। दिस इज अ टेक्निक, हो गया बाबू, 10 मिनट का बस बचा है। दिस इज अ टेक्निक ऑफ मेंडल। मेंडल का टेक्निक क्या है? इमेस्कुलेशन। दूसरा बाबू बैगिंग एंड टैगिंग। इमेस्कुलेशन, व्हाट इज इमेस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का पर्पस क्या है मेरा बाबू? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा बाबू फीमेल बनाना, फीमेल पेरेंट बनाना। बैगिंग का पर्पज क्या है? आफ्टर डिजायर्ड पॉलिनेशन। देखिए, डिजायर्ड पॉलिनेशन के बाद बैगिंग का पर्पज क्या है? डिजायर्ड पॉलिनेशन के बाद बैगिंग का पर्पज क्या है? डिजायर्ड पॉलिनेशन के बाद बैगिंग का पर्पज ये है कि भाई साहब अनवांटेड पोलन ग्रेन कॉन्टामिनेट न कर दे। ठीक है, ताकि जो कुछ भी रिजल्ट मुझे मिले वो मेरे डिजायर्ड पॉलिनेशन के हिसाब से मिले। अच्छा ये बताइए मेरा बाबू कि अब आप बताइए, ये पोलन ग्रेन इस पर छिड़क देगा, ये बताइए बाबू, इसके अंदर कौन सा गैमिट है? ये और बाबू ये आकर ये, बाबू लीजिए भाई साहब, ये बताइए बाबू, फर्टिलाइजेशन होगा, ये सीड बनेगा इसके अंदर, बाबू फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा इसके अंदर। यस, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा। एक सीड मिलेगा या कई सारे सीड बनेंगे मेरे बाबू, एक सीड नहीं बनेगा। समझ में आया? गोल्डन कलर का स्कूटी हटा लीजिए, खोल दीजिए। चाहिए जिसका है स्कूटी भाई हटा लीजिए। जा रही है वो, जा रही जल्दी चलो बाबू, इतना समझ में आया? अब आइए बाबू मोनो हाइब्रिड करो। अरे हो गया बाबू, लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं आप लोग? मोनो हाइब्रिड का शुक्ले पहले नहीं पढ़ा सकता था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा देता तो सीधा घर चले जाते हम लोग। बैठ के पका रहे हैं हम लोग को, पका रहे हैं बाबू। असल में फील कर रहे हैं बाबू कि क्रॉसिंग कैसे हो रहा है वो। ठीक है, हाँ, तो आप जानते हो 3:1 1:1। सब पता है बाबू, सब पता है मुझे। ठीक है, तो कह रहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जरा जरा देखो बाबू, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाए। देखिए बाबू, जब लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं तो उसके अंदर कई सारे कैरेक्टर दिखते हैं।
कि भैया पढ़ी लिखी है कि नहीं, एक ये वाला कैरेक्टर गोरी है कि नहीं, एक ये वाला कैरेक्टर भाई साहब सुशील है कि नहीं, एक ये वाले कैरेक्टर बड़ों का इज्जत करती है कि नहीं, लंबी चौड़ी है कि नहीं, ये सब कैरेक्टर है। लेकिन तो बाबू जब आप लड़की को देखने गया तो लड़के वाला जो है वो मान लेते हैं 4 कैरेक्टर को ऑब्जर्व एक साथ कर रहा है। उसका हाइट कैरेक्टर लंबी कितनी है, उसका स्किन कलर कैरेक्टर गोरी कितनी है, उसका एजुकेशन कैरेक्टर और उसका बिहेवियर कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर को देख रहा है। तो बाबू वो जो रिश्ता लगा रहा है वो 4 कैरेक्टर के बेस पे लगा रहा है, यानी चारों कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, चारों कैरेक्टर को एक साथ ऑब्जर्व कर रहा है, चारों कैरेक्टर को एक साथ ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन बाबू आज का हम लोग जानते हैं बाबू, आज का हम लोग जानते हैं कि जो मान लेते हैं कई ऐसे सारे रिश्ते होते हैं, लड़का वाला गया बड़ा खूबसूरत है, अब रिश्ता डन हो गया रिश्ता डन हो गया भाई, रिश्ता डन हो गया है, रिश्ता डन हो गया। बताइए उसने केवल एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, क्या उसके अंदर और भी सारे कैरेक्टर नहीं थे? थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन पे क्या था? केवल एक कैरेक्टर। अरे समझ में आ रहा बाबू? तो उसी तरह से मेंडल जब पी प्लांट को देखा तो उसके अंदर मेरा बाबू कई सारे कैरेक्टर थे, जैसे 4 कैरेक्टर का डिस्कस किया ना, चारों कैरेक्टर एक साथ दिख रहे थे, लेकिन मेंडल एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को चूज करके ऑब्जर्व करता था। तो इसका मतलब क्या सर, और सारे कैरेक्टर नहीं दिखते थे? दिखता तो नेग्लेक्ट कर देता। जैसे लड़का वाला गया लड़की को देखने, लड़के वाले जो गए लड़की को देखने तो उसके अंदर सही कई सारे कैरेक्टर थे, लेकिन केवल एक ध्यान किस पे है? बस एक ही कैरेक्टर पे, वो है खूबसूरती बाबू। क्या और सारे कैरेक्टर वैनिश हो गए थे, गायब हो गए थे? नहीं थे। आपने ध्यान किस पर दिया? बस एक पर, और उसी के आधार पर आपने रिश्ता तय किया। ठीक है, तो उसी तरह मेंडल जब पी प्लांट को ऑब्जर्व करता था तो उसमें सारे कैरेक्टर दिखते थे, लेकिन उसका तरीका टेक्निक ये था कि वो एक ही समय में एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता था और पहले एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके पूरा रिजल्ट निकाल लेता था। उसके बाद ही जो है अब कहता था कि हाँ भाई एक कैरेक्टर को पूरा स्टडी करके मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया है, अब जो है मैं अब 2 कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करूंगा। ठीक है, तो पहले मेंडल जो है वो अपना जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर पे ध्यान देता था बाबू। ठीक है, ठीक, चलिए मान लेता है मेरा बाबू कि उसने हाइट कैरेक्टर को ध्यान दिया सपोज, हालांकि वो जितने कैरेक्टर थे पी प्लांट के अंदर सभी कैरेक्टर को एक एक करके स्टडी किया, लेकिन एक समय में एक ही कैरेक्टर को स्टडी करता था। एक समय में 2-2 कैरेक्टर को स्टडी या 3-3 कैरेक्टर को स्टडी नहीं करता था स्टार्ट इनिशियल स्टेज में, जब वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो मेंडल एक समय में एक ही कैरेक्टर पे ध्यान देता था। तो एक समय में मैं एक ही कैरेक्टर पे ध्यान दे रहा हूं तो क्या और भी सारे कैरेक्टर उसमें नहीं है? लेकिन मेरा ध्यान किस पे? बस एक कैरेक्टर पे। तो यार बताइए बाबू, जब मेरा ध्यान बस केवल एक ही कैरेक्टर पे है तो उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो एलील होंगे तो ध्यान भी केवल उन्हीं एलील पे होगा, और सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो एलील होंगे उन पर मेरा ध्यान एकदम नहीं होगा बाबू। अच्छा, ऐसा क्रॉस जो 2 पेरेंट के बीच कराया जाए जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाए, ऐसे ही क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। अगर ऐसा क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर को एक साथ ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसे क्रॉस को डाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही समय में केवल एक ही कैरेक्टर पे ध्यान दिया जाए क्रॉसिंग के टाइम, पॉलिनेशन के टाइम, तो ऐसे क्रॉसिंग को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है और डाइब्रिड क्रॉस में एक ही समय में 2-2 कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बाबू, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जरा देखिए मेरा बाबू, ये रहा भाई साहब। मेंडल क्या करता था बाबू? हमेशा प्योर पेरेंट सेलेक्ट करता था। एक पेरेंट प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस रहता था और दूसरा पेरेंट प्योर रेसेसिव होमोजाइगस रहता था बाबू। ये है मेल और ये है, सॉरी यार, चलिए ये है फीमेल और ये है मेल। अब बाकी बाबू कैसे मेल बनाना है और कैसे फीमेल बनाना है वो हम जानते हैं, इमेस्कुलेशन से टेक्निक से मेल और फीमेल बनाया जा सकता है। इमेस्कुलेशन के माध्यम से बाबू बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल वो यूनिसेक्सुअल बनाया जा सकता है और वो प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा? फीमेल प्लांट हो जाएगी। ठीक है, बताइए बाबू, यहाँ से बताइए कितने कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं एक साथ? एक ही कैरेक्टर की ना? बताइए कितने कैरेक्टर की एक साथ स्टडी कर रहे हैं? एक ही कैरेक्टर की। बताइए वो है हाइट कैरेक्टर, हाइट कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ से कितने टाइप का गैमेट? एक टाइप का बाबू प्लांट है। यहाँ से कितने टाइप्स का पोलन ग्रेन? एक ही टाइप का। लीजिए हाथ में पकड़ लिया मेरा पोलन ग्रेन, इसके पास ढेर सारे फ्लावर होंगे।
यहाँ हर फ्लावर में जो गैमिट होगा वो एक ही टाइप का होगा। अब छिड़क दिया बाबू ऐसे ऐसे, ठीक है। बताइए बाबू, फर्टिलाइजेशन होगा क्या? अच्छा, ये जो जनरेशन है इस जनरेशन को क्या कहेंगे बाबू? पेरेंट जनरेशन। क्या कहेंगे बाबू? पेरेंट जनरेशन। अच्छा, पेरेंट जनरेशन के बाद क्या नए वंशज आए, नया जनरेशन आया? इस पेरेंट जनरेशन के बाद जो नया जनरेशन आएगा इस जनरेशन को कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे बाबू? F1 जनरेशन। F मतलब होता है फ्लियल, फ्लियल जो है वो इंडिकेट करता है जनरेशन को ही। F1 जनरेशन, यहाँ पर 1 जो है वो है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट 1 जो है वो फर्स्ट, फ्लियल इंडिकेट करता है जनरेशन को, यानी F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन, मीन्स पेरेंट्स मीन्स फर्स्ट जनरेशन। तो दिस इज ए फर्स्ट जनरेशन। आप बताइए बाबू, ये सीड मिलेगा, उस सीड का जीनोटाइप ये होगा। सीड क्या होते हैं? प्लांट के बच्चे होते हैं बाबू। मैं इसको शो कर दूंगा तो ये यही जीनोटाइप रखने वाले टाल टाल हो जाएंगे। बताइए, F1 जनरेशन वाले जो प्लांट होंगे सब टाल होंगे। आप बताइए बाबू, एक ही सीड मिलेगा कि ढेर सारे? ढेर सारे मिलेंगे ना बाबू लोग। एक मिलेगा कि ढेर सारे? ढेर सारे बाबू। लेकिन जो रिजल्ट तुमसे मिलेगा वही रिजल्ट तुमसे मिलेगा, वही रिजल्ट तुमसे। तो मैंने बताया ही था बाबू कि हम लोग टाइप्स ऑफ गैमेट पे ध्यान देते हैं। तो जब टाइप्स ऑफ गैमेट पे ध्यान देंगे तो मुझे टाइप्स ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, दिस इज F1 जनरेशन मेरा बाबू, ठीक है। उसके बाद जरा देखिएगा, बताइए बाबू, अब ये मुझे सीड मिल गया। देखिए बाबू, मेरे हाथ में ये सर ढेर सारे सीड है। अब मैं जाऊंगा अपने खेतों में और इसको शो कर दूंगा। शो कर दिया बाबू। अब ये जर्मिनेट होंगे, F1 जनरेशन वाले जर्मिनेट हो गए बाबू। सबके सब टाल होंगे, सबके सब टाल। ये बाबू देखिए, हाँ भाई, ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा बाबू, ये भी टाल होगा बाबू। हो जाएंगे सब टाल टाल, F1 जनरेशन वाले सब टाल। अरे वाह, पूरा जो खेत है वो एकदम टाल पी प्लांट से एकदम जो है वो लहलहा रहा है बाबू, ठीक है, सब टाल प्लांट। क्या करता था कि बाबू इन्हीं दो टाल प्लांटों को, इन्हीं दो F1 जनरेशन वालों को पकड़ता था, इन्हीं दो F1 प्लांट वालों को पकड़ता था, F1 जनरेशन वाले पी प्लांट को पकड़ लिया मेरा बाबू। लीजिए बाबू इनको, ठीक है बाबू। और एक को फीमेल बनाता था, एक को मेल, और इन्हीं के बीच क्या करा देता था? क्रॉसिंग करा देता था, ठीक है। तो बाबू बताइए, यहां से बाबू ये जो पी प्लांट होगा इसके कुछ फ्लावर में ये वाला गैमिट होगा और इसके कुछ फ्लावर में ये वाला गैमिट होगा। अच्छा, ये वाला जो पी प्लांट होगा इसके कुछ फ्लावर में, इसके कुछ फ्लावर में ये वाला गैमिट होगा और इसके कुछ फ्लावर में ये वाला गैमिट होगा। अब क्या करेगा बाबू, यहां से ये पोलन ग्रेन उठाएगा। लीजिए मेरे हाथ में ये पोलन ग्रेन है, उसमें ये वाला गैमिट भी है, ये वाला गैमिट भी है। उठा के इस पर भी छिड़केगा बाबू, रैंडमली छिड़क देगा भाई सर। संभावना है बाबू कि ये वाले जो है वो इससे फर्टिलाइज कर जाए। संभावना है, जितना प्रोबेबिलिटी है वो सब प्रोबेबिलिटी लगा दिया जाएगा वो। संभावना है कि कुछ ये फर्टिलाइज कर जाए और संभावना है बाबू कि ये फर्टिलाइज कर जाए। बताइए बाबू, F1 जनरेशन वालों से, F1 जनरेशन वालों के बीच जब क्रॉसिंग कराया गया तो अब इनसे इनमें इनमें जो कराया गया तो अब इनमें सीड बना, और इनमें जो सीड बनेगा वो ये वाले होंगे साहब। बाबू इनमें जो सीड बनेगा ये वाले होंगे, और सीड जो होंगे बाबू इन F1 जनरेशन वालों के बच्चे होंगे। जब इनको शो करेंगे बाबू, तो बताइए जब शो करेंगे तो उसमें से बाबू मान लेते हैं जब मैंने शो किया ढेर सारा सीड है बाबू, मेरे पास ढेर सारा सीड है। देखिए ढेर सारा ये सीड है, ढेर सारा ये सीड है, देखते रहिए बाबू, ढेर सारा सीड है, ढेर सारा सीड है बाबू, देखते रहिए, ढेर सारे सीड है। लीजिए पकड़, ये सीड किसके हैं? F2 जनरेशन वाले हैं। ये F2 जनरेशन सेकंड जनरेशन का है ना बच्चे बाबू। ये इनका बाप कौन है बाबू? माँ बाप कौन है? F1 जनरेशन वाले। और F1 जनरेशन का माँ बाप कौन है? ये बाबू। मैंने शो कर दिया, मान लेते 400 सीड मैंने शो किया, समझिएगा बाबू, 400 सीड मेंडल शो किया। 400 में से मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया F2 जनरेशन में कि बाबू 400 में से मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि बाबू ये वाले जीनोटाइप रखने वाले जो पी प्लांट थे वो कितने थे? 100 थे, अप्रोक्स 100 या 99, 100 या अप्रोक्स 99। ये वाले जीनोटाइप रखने वाले पी प्लांट थे वो अप्रोक्स कितने थे? 200, 201, 199
बस बाबू हो गया। और ये वाले जो पी प्लांट, ये वाले जीनोटाइप रखने वाले जो पी प्लांट थे वो कितने थे? 100 थे। जब मेंडल ने इनका जीनोटाइपिक रेशियो निकाला, बताइए बाबू ये जीनोटाइप रखने वाला पी प्लांट कितना है? 400 में से 100। ये जीनोटाइप रखने वाला पी प्लांट 400 में से कितना है? 200। और ये जीनोटाइप रखने वाला पी प्लांट 400 में से कितना है? 200, अरे सॉरी 100 है। तो बाबू इनके बीच अगर इनके जीनोटाइप की संख्याओं का नंबर का रेशियो अगर निकालें तो रेशियो क्या आएगा बाबू? जीनोटाइपिक रेशियो क्या 1:2:1 आएगा? तो मुझे क्या था बाबू, 4 बना, बेवकूफ बनाना आता है बाबू। 4 बना, एक ये, 2 ये, एक ये। रियल में इस तरह होता है एक्सपेरिमेंट बाबू, समझ में आ रहा है? रियल। अब आप बताइए बाबू टाल कितने होंगे? तो बाबू 100 टाल होंगे, 200 भी टाल होंगे, तो 400 में से कितने टाल होंगे? 300। और 400 में से डार्फ कितने होंगे? तो बाबू फिनोटाइप देखकर अगर मैं रेशियो निकालूं तो 300 तो मुझे क्या दिखेंगे? टाल। और 400 में से 100 क्या दिखेंगे? डार्फ। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो। अरे समझ में आया बाबू लोग? समझ में आया? ठीक है छोड़ देंगे। टाइम कितना होगा? 1 घंटा 45 मिनट है, 5 मिनट और। अरे ऐसा तो बात है ना कि कुछ समझ में ना आ रहा हो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलिए अब मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया। अब देखिए बाबू ये लीजिए पेरेंट जनरेशन। हाँ भाई एक पेरेंट जो है वो प्योर, बस कहानी की तरफ सुनिए मेरा बाबू, दिमाग पे कोई ज्यादा लोड तो देना नहीं है। प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है। और ये क्या है बाबू? प्योर रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है। ये है पेरेंट जनरेशन मेरे बाबू। यहाँ से बाबू कितने तरह का गैमीट आया? एक तरह का। यहाँ से कितने तरह का गैमीट आया है? एक तरह का बाबू। बताइए ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये जीनोटाइप रखने वाले, बताइए ये जो है वो F1 जनरेशन का होगा। ऐसे जीनोटाइप रखने वाले ढेर सारे इनके बच्चे होंगे बाबू, मतलब ढेर सारे इनके सीड होंगे, उन सीड को शो कर देंगे बाबू। तो बताइए बाबू वो सब बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो ये भी फादर बनेंगे, मतलब ये भी पेरेंट बनेंगे। ठीक है, इन्हीं के बीच क्या करा जाता था? क्रॉसिंग करा जाता था। अरे बाबू ऐसा क्रॉसिंग जिसमें जिसमें दोनों पेरेंट का जीनोटाइप सेम हो, ऐसे ही क्रॉसिंग को सेल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिंग कहते हैं। ऐसा क्रॉसिंग जिसमें दोनों पेरेंट का जीनोटाइप सेम हो, ऐसे ही क्रॉसिंग को क्या कहते थे? सेल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिंग। तो बाबू F2 जनरेशन के रिजल्ट को हासिल करने के लिए मेंडल F1 जनरेशन वाले पेरेंट के बीच क्या करा देता था? सेल्फिंग करा देता था। व्हाट इज सेल्फिंग? ऐसा क्रॉसिंग जिसमें दोनों पेरेंट का जीनोटाइप सेम हो, ऐसे ही क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? सेल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिंग। तो मेंडल F2 जनरेशन के रिजल्ट को हासिल करने के लिए F1 जनरेशन के पेरेंट के बीच क्या करा देता था? सेल्फिंग करा देता था। तो बाबू तो दिस इज अ सेल्फिंग। यहां पर क्या हो रहा है बाबू? सेल्फिंग। F1 जनरेशन वालों के बीच क्या करा देगा? सेल्फिंग। तो अब यहां से कितने तरह का गैमेट? 2 तरह का। यहां से कितना तरह का गैमेट? 2 तरह का। बताइए प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्यूज कर जाए मेरा बाबू, प्रोबेबिलिटी है कि ये इससे, प्रोबेबिलिटी है कि ये इससे मेरा बाबू, और प्रोबेबिलिटी है कि ये इससे मेरा बाबू। बताइए ये सब जो है वो इनके इनके बच्चे होंगे इसका। बताइए F2 जनरेशन वाले हैं बाबू। F2 जनरेशन में मेरा बाबू जीनोटाइपिक रेशियो देखिए बाबू, ये जीनोटाइप रखने वाला टोटल में से कितने होंगे? तो अभी तो आपको 4 दिख रहे हैं, लेकिन मैंने दिखाया था रियल में कितने होंगे? 400, 800, 1600 ऐसे होंगे बाबू। समझ में आ रहा है? रियल में 400, 200 ऐसे होता है बाबू, लेकिन किताबी तौर पे ऐसे दिखा दिया जाता है कि देखो बाबू 4 है, 4 में से कितने हैं जो ये जीनोटाइप वाले हैं? तो 1 है। 4 में से कितने हैं जो ये जीनोटाइप वाले हैं? 2 है। 4 में से कितने हैं जो ये जीनोटाइप वाले हैं? फेनोटाइपिक रेशियो बाबू। बाबू टोटल 4 में से कितने हैं जो टाल है? 3 है बाबू। और कितने हैं? डार्फ। तो बाबू 3:1 ये टाल है, और ये क्या है बाबू? डार्फ है। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन अब आपको फील आ रहा होगा कि ये रियल में कैसे आ रहा है। इससे पहले आप रट रहे होंगे, जान रहे होंगे, लेकिन अब आपको फील के साथ यही चीज पता चल गया। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है मेरा बाबू। तो ये हमारा जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये पूरा हो गया बाबू। बताइए बाबू ये वो क्रॉस है जिसमें बाबू क्या एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जा रही है? तो ऐसे क्रॉस को क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्या ये बात समझ में आया बाबू लोग?
सच बताएं आप लोग? ठीक। अब देखिए बाबू, कि हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि जैसे ऐसे क्रॉसिंग कर देगा वो, ऐसे ऐसे। बताइए बाबू, क्या मेरे लिए कोई कठिन काम है? ले बेटा, ले खा ले क्या भाई साहब, बताइए मेरा बाबू। 50%, सॉरी, हाँ ठीक है। ये टाल, ये जीनोटाइप वाले कितने होंगे? 50%। और ये जीनोटाइप वाले कितने होंगे बाबू? 50%। बताइए, इनसे क्या रिजल्ट मिलेगा? ऑल प्रोजेनी आर टॉल। अच्छा, इधर आइए बाबू, इनके बीच अगर क्रॉस करा दिया तो एक इम्प्योर टाल है, क्वेश्चन में कहेगा एक इम्प्योर टाल है, क्या है बाबू? इम्प्योर टाल है। और ये क्या है बाबू? प्योर, प्योर डार्फ है, सॉरी प्योर रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है। सर अब रिजल्ट बताइए क्या होगा? मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? ले भाई साहब, हाँ भाई साहब, भाई साहब 50% ये जीनोटाइप रेसेसिव होमोजाइगस होंगे और 50% हेटेरोजाइगस होंगे, 50% टाल होंगे, 50% डार्फ होंगे। अरे समझ में आ रहा है मेरे बाबू लोग? ठीक, हाँ समझ, हाँ? अच्छा अब आइए सुनिए, देखिए मेरा बाबू, बाबू हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब मिक्सर होता है। 5 मिनट का और है बाबू, बस ज्यादा नहीं बाबू। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्सर, मिक्सर। वी आर ऑल्सो हाइब्रिड ऑफ आवर पेरेंट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर केवल फादर की खूबियां मिक्स नहीं, केवल फादर की खूबियां नहीं है, और ना ही केवल मदर की खूबियां हैं, बल्कि मदर की भी है, फादर की भी है। तो हम लोग मिक्सर हुए ना बाबू, हम लोग हाइब्रिड है। यस बाबू। तो आप बताइए बाबू कि ये ये तो बताइए, ये जो F1 प्रोजेनी होगा, ये F1 प्रोजेनी क्या हाइब्रिड प्रोजेनी होगा? यस बाबू, हाइब्रिड प्रोजेनी होगा। हाइब्रिड कब बोलेंगे बाबू? हाइब्रिड प्रोजेनी कब बोलेंगे? जब ऐसा प्रोजेनी जो उस पेरेंट से हो जिसमें एक पेरेंट प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में हो और दूसरा पेरेंट प्योर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में हो, ऐसे प्रोजेनी को हाइब्रिड प्रोजेनी कहेंगे। या ऐसे दूसरे लफ्जों में समझिए, दूसरे लफ्जों में ऐसा प्रोजेनी जिसमें दोनों एलील डिसिमिलर हो, उसी प्रोजेनी, वैसे ही प्रोजेनी को हाइब्रिड प्रोजेनी कहते हैं। खत्म बात। ऐसा प्रोजेनी, ऐसा प्रोजेनी जिसमें दोनों एलील डिसिमिलर हो, ऐसे ही प्रोजेनी को हाइब्रिड प्रोजेनी कहते हैं। ठीक है, बताइए बाबू, क्या ये हाइब्रिड प्रोजेनी है? नहीं। क्या ये हाइब्रिड प्रोजेनी है? नहीं। ये हाइब्रिड प्रोजेनी है क्योंकि इसमें दोनों एलील डिसिमिलर है। तो बाबू मोनो हाइब्रिड में बाबू, बताइए बाबू, बाबू मोनो हाइब्रिड बताइए। मोनो मतलब एक कैरेक्टर की स्टडी कर कर मैं हाइब्रिड प्रोजेनी बना रहा हूं, उसके बाद उस हाइब्रिड प्रोजेनी में सेल्फिंग कराकर F2 जनरेशन के रिजल्ट हासिल कर रहा हूं। इस पूरे क्रॉस को क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? एक कैरेक्टर की स्टडी करके हाइब्रिड प्रोजेनी बनाकर और उसका सेल्फिंग कराकर F2 जनरेशन का रिजल्ट हासिल करना, इस पूरे प्रक्रिया को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहता है। क्लियर है? ठीक है बाबू लोग, क्वेश्चन बता देंगे। अब हमसे कहेगा मेरा बाबू कि इसके बीच जो है, सुनिएगा बस क्वेश्चन सुन लीजिएगा। इसके बीच बाबू कहेगा ये क्रॉस हुआ, F2 जनरेशन में 400 पौधे मिले। कहेगा 400 पौधों में से बताइए बाबू हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाले कितने होंगे? बड़ा आसान है बाबू, ये बताइए। जीनोटाइपिक रेशियो हमको पता है ना बाबू, क्या है? 1:2:1 है। इसका जो पता है कि नहीं बाबू? बताइए बाबू, चार में से, ऐसे यहां से समझिए, चार में से कितने हैं, कितने हैं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है? दो। क्या ये फ्रैक्शन तैयार हो गया? इस फ्रैक्शन को 400 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितने आ जाएंगे? 200 आ जाएंगे। हमसे कहेगा बाबू साहब कि भाई साहब 400 पौधे मिले, बताइए कि 400 में से कितने ऐसे पौधे हैं जो प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है? चार में से ये एक, 400 को मल्टीप्लाई, 400 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। क्लियर है? हमसे कहेगा मेरा 400 में से कितने ऐसे प्रोजेनी हैं जो टाल है, जो टाल है? चार में से 3 टाल है,
400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 300। कितने ऐसे प्रोजनी है जो डार्फ है? समझ में आ रहा है? कर लेंगे क्वेश्चन बाबू? अरे मुझे भी पता था कि आप कर लेंगे, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस जो आ रहा है ना कि कर लेंगे, वो ढंग से पढ़ाने की वजह से आ रहा है कॉन्फिडेंस। आने तो बाबू बस रटा के पढ़ाता ना, तो बस उस क्वेश्चन में ही डूबे रहते कि कैसे करा जाए क्वेश्चन। अब वो आपके सामने वो क्वेश्चन जो है वो पुज्जा लग रहा है वो, कि कैसे किया जाए। समझ में आ रहा है वो लोग? ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? डायब्रिड क्रॉस 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सा बस बताएंगे बाबू। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है। तो देखिए आपके सिलेबस में मेनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है, और मैंने इतना आपको समझा दिया है कि आप लोग सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। क्लियर है? मतलब मेरा बाबू ये पर्पज नहीं था, रियल बताऊं, मेरा ये सिलेबस खत्म करना पर्पज नहीं था, मुझे आपको इस लायक बना देना पर्पज था कि आप अपने से भी वो चीज को हैंडल कर सके। और मुझे उम्मीद है कि आप इस लायक बन गए हैं कि जब आप सैंपल पेपर को निकालेंगे बाबू, उड़ा देंगे आप लोग। मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। ठीक है, हाँ बाबू, क्या कह रहे हैं बाबू? रुकिए एक सेकंड।